हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज का ज्ञान जो है वो होने वाला है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट से जाएंगे और फिर चलेंगे हम माई SQL के कमांड लाइन क्लाइंट पर और फिर देखेंगे कि जो भी हमने वहाँ थ्योरेटिकल पार्ट में किया है वो प्रैक्टिकली किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू EL अकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं SQL एंड माई SQL की इंट्रोडक्शन की, यानी ये होते क्या हैं। अगर मान लो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल की बात करते हैं तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन होनी चाहिए, तभी आप कुछ वहाँ पर लिख पाएंगे, उसमें स्टोरेज बना पाएंगे, फिर आप उसको सेव कर पाएंगे। फिर अगर आपको कुछ रिट्रीव करना है, कुछ भी वहाँ पर एक्सेस करना है तो आप कर पाएंगे। तो हमारे पास कोई ना कोई एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होना चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं वो ऐसे काम नहीं करते, वो एप्लीकेशन बेस्ड ऐसे काम नहीं करते जैसा कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करता है। अगर मान लो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो हमारे को वहाँ पर एक बैक लैंग्वेज चाहिए होती है, कोई ना कोई हमारे को वहाँ पर एक क्वेरी लैंग्वेज चाहिए होती है जिसकी हेल्प से हम वहाँ पर सारे के सारे काम करवा सकें। ऐसी ही एक लैंग्वेज है हमारी SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ये बहुत पॉपुलर है। जो मेन हम इस चैप्टर के अंदर यूज़ करने वाले हैं हमारा RDBMS सॉफ्टवेयर, वो है माई SQL है, ओरेकल हो या SQL सर्वर हो, ये सारे जो हैं ये हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो वहाँ पर SQL को यूज़ करके हमें एक डेटाबेस बनाने में, हमें वहाँ पर डेटाबेस में से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको रिट्रीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया हमारा SQL का। माई SQL जो है उसकी भी एक बेसिक डेफिनेशन जो है वो मैंने दे दी है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग SQL की, हम क्यों यूज करें यहाँ पर SQL। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वहाँ पर इसके बेनिफिट्स में वो ये कि ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, बहुत ही हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव होते हैं जो भी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। केस सेंसिटिव नहीं है, आपने कोई स्मॉलर केस में लिख दिया, कोई वहाँ पर अपर केस में लिखा, आप भूल गए कि इस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर आपने अपर केस यूज़ करना था या लोअर यूज़ करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि केस सेंसिटिव है ही नहीं ये लैंग्वेज। तो इसीलिए भी हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाती है। फिर हम जो है वो डेटाबेस जो है बहुत ईजीली वहाँ पर क्रिएट कर पाते हैं। उनके साथ में किसी भी तरह की इंटरेक्शन जो है वो SQL ने हमारे को काफ़ी ईजी करके दी हुई है, ये भी हमारे लिए फ़ायदा है। फिर अगर वहाँ से डेटा जो है उसको रिट्रीव करना है तो हमारे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, हमें इतना ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि हमें क्या वहाँ पर जो रिट्रीव करना है वो किस तरह से आएगा हमारे सामने। तो बहुत ही ईजी हमारे सिंटेक्स हैं, ये भी हमारे लिए एक फ़ायदा है। फिर SQL जो है वो टोटल वहाँ पर फंक्शनैलिटी हमारे को दे रहा है। टोटल फंक्शनैलिटी मतलब हम वहाँ पर स्ट्रक्चर जो है उसको डिफाइन भी कर सकते हैं डेटा के, हम उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं वो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो उसकी आप टेंशन मत लो। हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। जो भी हमारे पास अलग अलग तरीके हैं वो बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसमें हम डेटाबेस जो है वो लेना चाहेंगे। ये जो मैं तरीके बोल रहा हूँ ये हो सकता है शुरुआत में आपको एक अलग सा कुछ वर्ड लगे कि ऐसा क्या होता है, डेटा तो डेटा होता है, उसको हम सीधा सीधा जैसे मर्जी लें, उसमें तरीका का क्या मतलब है। तो तरीके क्या होते हैं कि अगर मान लो हमारे को जैसे सिंपल हमारा डेटाबेस जो है वो कार और कार के सेल प्राइस और वहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऐसा कुछ है मान लो, तो हमें वहाँ पर अगर कार के मॉडल्स चाहिए तो हम कार के मॉडल्स ले सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हमारे को कार के वही मॉडल्स चाहिए जो वहाँ पर 10 लाख से कम वाली हैं तो हमारे पास वो स्पेसिफिकली आ सकते हैं। अगर हम कहें कि वो एक ही कंपनी को बिलोंग करनी चाहिए तो वो वाले आ सकते हैं। हम कोई भी प्राइस रेंज जो है वो वहाँ पर डिसाइड कर दें, हम कहें कि 12 लाख से लेकर 15 लाख के बीच वाली कारें आ जाएं, हम वहाँ पर डेट जो है उसके हिसाब से कहें कि वो वाली कारें हमारे सामने आ जाएं जो वहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट से लेकर एक दूसरी पर्टिकुलर डेट के बीच में वहाँ पर सेल आउट हुई हो। तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग वहाँ तरीके हो सकते हैं जिसमें हम डेटा जो है वो ले सकें, और SQL जो है वो इसको फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे पास SQL को यूज़ करने के। अब जो माई SQL है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, जैसा कि पहले हम बात कर चुके हैं वही उसकी डेफिनेशन है। मतलब माई SQL जो है वो एक ओपन सोर्स RDBMS सॉफ्टवेयर है जो SQL को वहाँ पर यूज़ कर रहा है डेटाबेसिस के लिए। यही इसकी एक डेफिनेशन है, उसको आप इंट्रोडक्शन मान लो या फिर टोटल उसकी डिस्क्रिप्शन मान लो। तो बस इसी ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ में ही अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ SQL स्टेटमेंट्स। SQL जो है उसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग कमांड्स हैं, बहुत सारे अलग अलग हमें काम करने हैं। अब हमें वहाँ पर डेटा को वहाँ पर स्ट्रक्चराइज भी करना है, वहाँ पर उसके अंदर डेटा के अंदर
वैल्यूज़ भी पुट करनी है, मतलब इंसर्ट करनी है कोई ना कोई नई वहाँ पर आइटम्स। फिर वहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारे को करनी है। ट्रांजैक्शन का मतलब सिंपल, अगर मान लो हम कोई भी एक कंप्लीट एक डेटाबेस बना रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन हो गई एक तरह से। तो ऐसे में हमारे पास 3 बेसिक कैटेगरीज आ जाती हैं, DDL, DML, TCL। DDL जो है वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स, DML होती हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स, TCL जो है वो होती हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स। लेकिन इसमें जो TCL है वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो TCL की तरफ तो हम जाएंगे नहीं। मेन हम बात करेंगे यहाँ पर TDL और DML में। जो हमारे पास ये पूरी की पूरी कमांड्स हैं, इनके बारे में एक एक करके ज़रा डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं DDL कमांड्स की। DDL कमांड्स क्या हैं? DDL कमांड्स जो हैं, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, अगर मान लो हमने वहाँ पर डेटाबेस बनाना है, तो डेटाबेस जो है उसके अंदर टेबल्स क्रिएट होती हैं। टेबल्स हमारी एक कॉमन लैंग्वेज का वर्ड है। अगर मान लो हम डेटाबेस स्पेसिफिक वर्ड की बात करें तो रिलेशंस है, तो हमें वहाँ पर रिलेशन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन अपने दिमाग में आप ये मान के चल सकते हैं कि हमें वहाँ पर एक टेबल बनानी है। टेबल के अंदर एंट्रीज नहीं डालनी, सिंपल टेबल बनानी है, लेकिन उस टेबल के अंदर स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। अब स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का क्या मतलब है? मतलब हम वहाँ पर रोज जो है वो क्या लेने वाले हैं, वहाँ पर जो एट्रीब्यूट जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो क्या लेने वाले हैं, कॉलम की हेडिंग क्या होने वाली है, क्या वहाँ पर कॉलम के अंदर नल वैल्यू हम डाल सकते हैं, क्या हमें वहाँ पर कोई कांस्टेंट चाहिए, क्या वहाँ पर यूनिक वैल्यूज होंगी। ये सब कुछ जो भी होता है ये हमारा DDL कमांड्स के अंदर आता है। DDL कमांड जो है उनके अंदर भी कैटेगरीज हैं। अगर हम वहाँ पर DCL की बात करते हैं, जो कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होती है, ये वहाँ पर जो भी स्कीमा ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर जो काम करने की परमिशंस होती हैं ये उनके लिए होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर DCL कमांड है तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है और उसका मेन काम क्या होता है, क्योंकि जब हम इस चैप्टर में जाएंगे तो इस चैप्टर के अंदर आपको DCL कमांड्स के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर कभी नहीं समझाया जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर ऐसे DCL है या ये कोई और है। मेन आपको पता होना चाहिए कि हाँ DCL कमांड का मेन काम क्या है। कोई भी अगर मान लो स्कीमा ऑब्जेक्ट पे हमने काम करना है तो उसकी परमिशंस के साथ में डील करती है, दैट्स इट। मेंटेनेंस कमांड क्या होती हैं? ये जो भी हमारी टेबल होती है उसको वहाँ पर एनालाइज करने और मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती हैं। जब आप कमांड सीखेंगे तो आपके लिए मेन कैटेगरी रहेगी DDL कमांड्स की, आपकी ये जो है वो DDL कमांड्स हैं। बाकी आपको ये हल्की हल्की सी डेफिनेशन जो है, जो इनकी फुल फॉर्म्स हैं, वो आपने दिमाग में साथ साथ में रखनी है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है DML। ये जो हमारी मैनिपुलेशन कमांड्स होती हैं ये किस तरह से काम करती हैं? मान लो हमने वहाँ पर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, ये वहाँ पर जो हमने डेटा मेन डेटा है, जैसे एक टेबल बनाई, तो टेबल बनाना, टेबल का स्ट्रक्चर होना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन उस टेबल में क्या है, उसमें मेन डेटा क्या है। मान लो हमने वहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम डाला है, उसका रोल नंबर डाला है, उसने फ़ी जो है वो कौन कौन से मंथ में दी है या नहीं दी है वो कुछ हमने वहाँ पर डाला है, तो वो मेन वहाँ पर डेटा हो गया। वहाँ पर जो उसकी टेबल बनाई थी जिसमें हमने उसकी हेडिंग लिखी थी स्टूडेंट नेम या हमने स्टूडेंट रोल नंबर लिखा था, वो तो हमने DDL कमांड के अंदर सेट कर दिया है। अब DML कमांड जो है उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से स्टोर होती है, नई नई इंफॉर्मेशन, नई नई एंट्रीज जो हैं वो किस तरह से इंसर्ट होती हैं। मान लो हमने कोई गलत एंट्री डाल दी, उसको किस तरह से डिलीट करना है, या फिर कोई भी गलत ऐसी एंट्री हो गई जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ये सारे काम जो हैं ये हैं DML के। जैसे DDL कमांड जो है उनके टाइप्स होते हैं, वैसे ही DML के भी टाइप्स होते हैं। DML के बेसिकली 2 टाइप हैं हमारे पास, एक है प्रोसीजरल और एक है नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल में जो है वो हमारे पास डेटा को किस तरह से रिट्रीव करना है, किस तरह से इंसर्ट करना है, ये उनके बारे में होता है। अगर मान लो हम वहाँ पर ये स्पेसिफाई कर रहे हैं, जैसे अगर जब हम वहाँ पर प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, हमने किसी टेबल को अपडेट किया, उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को सेट किया और हमने बताया कि कहाँ पर वो वैल्यू जो है वो लेनी है, अपडेट, सेट, वेयर, ऐसी स्टेटमेंट्स यूज़ करी, तो ये प्रोसीजरल DML हो गई। अगर हम वहाँ पर सिंपल डेटा को स्पेसिफाई करते हैं, हम वहाँ पर कहते हैं कि टेबल को अपडेट करो, दैट्स इट। उसके अंदर हम ये नहीं कहते कि वहाँ कहाँ पर करना है, किस चीज़ को बदलना है, मतलब हम वहाँ पर वे स्पेसिफाई अगर नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी नॉन प्रोसीजरल DML हो जाती हैं। और फिर से मैं वही कहूँगा, जिन चीज़ों के बारे में अभी आपको थ्योरेटिकली समझ में नहीं आ रहा है उसमें इतनी टेंशन मत लो, उसको जस्ट जैसे 1 मार्कर होते हैं उसकी तरह आप लर्न कर सकते हो। प्रैक्टिकली ये कैसे काम करते हैं वो तो जब हम MySQL के कमांड लाइन क्लाइंट पे जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास TCL, जिसके साथ में हमें ज़्यादा कंसर्न नहीं है। इसमें आप बस इतना कर लो कि ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसको आप अच्छी तरह से समझ लो। जो भी हमारे पास मेन ऐसी कमांड्स हैं जो कि पूरे कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क के साथ में काम करती हैं, वो ट्रांजैक्शन है, वो ही ट्रांजैक्शन कमांड्स हो जाती हैं। अब जैसे अगर मान लो आपने टेबल एक पूरी की पूरी बना दी है, वो आपकी पूरी टेबल जो है अब पूरी कैसे स्टोर रहेगी, आप पूरी की पूरी टेबल जो है उसको किस तरह से वहाँ पर रिट्रीव कर सकते हो, ये उसके साथ में जुड़ी हुई कमांड्स होती हैं जिनसे अभी हमारा कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम इसमें टाइम जो है वो वेस्ट नहीं कर रहे। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर टॉपिक अपना ले रहे हैं वो है हमारे पास डेटा टाइप्स, यानी MySQL के अंदर हम किस किस तरह के डेटा जो है वो एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास कैर है। ये जो कैर n है, ये कैर n सिंपल, इसमें n जो है वो वहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स के लिए, जिसे हम वहाँ पर एक तरह से जो है वो डेटा लेंथ बोल सकते हैं। तो कितने कैरेक्टर वहाँ पर, अगर मान लो हमने वहाँ पर कैर 4 लिख दिया या कैर 5 लिख दिया, तो ये चीज़ वहाँ पर डिफाइन कर देगी कि हमने जो भी डेटा एंटर करना है वो इतने लेटर्स के अंदर ही आएगा। अगर वो नहीं आया, जैसे अगर मान लो हम वहाँ पर नाम जो है वो नाम के लिए वहाँ कैर 6 ले लेते हैं, कैर 6 लिया, लेकिन अब वहाँ पर जो नाम लिखा वो लिखा मनोज। अब वो जो मनोज है उसने सिर्फ 5 लेटर लिए। अब 5 लेटर अगर उसने लिए तो फिर एक लेटर का क्या होगा, एक लेटर वहाँ पर स्पेस की तरह वहाँ पर स्टोर हो जाएगा साथ में। हमेशा जो मेमोरी होगी वो मेमोरी 6 की ही रहेगी, क्योंकि कैर के अंदर अगर आपने डिफाइन कर दिया है तो वो हमेशा उतने लेटर्स जो है, उतने स्पेसिस जो है वो आपके लिए स्टोर करके रख लेता है। तो ये तो है फिक्स्ड लेंथ के वहाँ पर वेरिएबल्स के लिए या फिक्स्ड लेंथ के नेम्स के लिए। दूसरा है वेर कैर। अगर मान लो हम कहते हैं कि हमें नहीं पता, जैसे नामों में नॉर्मली हमारे को नहीं पता होता कि लेंथ कितनी होगी, क्योंकि अगर मान लो वहाँ पर 30 स्टूडेंट्स की बात करें, 30 पर्सन्स की बात करें, तो उनके जो नाम है वो बहुत अलग अलग हो सकते हैं। अब ये जो हमारे पास अलग अलग नाम हो सकते हैं, उनके अंदर हम देखते हैं कि कितने लेटर्स जो हैं वो यूज़ होंगे मैक्सिमम। मान लो हमारे पास जो सबसे बड़ा नाम हम वहाँ पर 30 जो भी नेम्स हम लिखने वाले हैं उनमें 10 लेटर्स का है, लेकिन कई जो हैं वो 4 लेटर्स के भी हैं। तो अब ऐसे में अगर हमारे पास 4 लेटर के भी हैं, 10 लेटर तक भी पहुंच रहे हैं वो, तो हम वहाँ पर वैर कैर 10 ले लेते हैं। अब वैर कैर 10 अगर हम ले लेते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि 10 लेटर्स तक आप कुछ भी वहाँ पर फिल कर सकते हो। अगर आपने 4 लेटर फिल किए हैं तो हमारी जो मेमोरी है वो 4 लेटर के हिसाब से ही काम करेगी, वहाँ पर वो स्पेसिस एक्स्ट्रा नहीं लगाएगा। जब तक हमारा डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथ एक्सीड नहीं कर रहा, हमारा बहुत ज़्यादा हैवी डेटा नहीं होता, तो कैर और वैर कैर हमारे लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। लेकिन जब डेटा जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है तो हम वहाँ पर स्पेसिफिक होते चले जाते हैं। अगर मान लो हमने कोई एक सीरियल नंबर लिखना है, हमने वहाँ पर जो सीरियल नंबर लिखना है वो हमारे पास SN1, SN2, SN3 और हमारे को सिर्फ 9 तक लिखना है। अगर SN1 लिखना है तो हमारे को 3 लेटर्स ही लगेंगे हमेशा, SN2 में भी 3 लेटर्स ही हैं, और 9 तक जाना है तो SN9 में भी 3 लेटर्स ही हैं। तो हमारे लिए ये फिक्स हो गया कि हमेशा 3 लेटर्स ही हमारे को वहाँ चाहिए, तो हम वहाँ पर कैर यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पर हमने नेमिंग, जैसे कि अभी बात हो ही चुकी है, कहीं नेमिंग वगैरह में जाना है तो हम वहाँ पर वैर कैर यूज़ कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है कैर और वैर कैर में। नेक्स्ट है हमारे पास इंट। ये जो हमारे पास है वहाँ पर इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए एक डेटा टाइप है। इंटीजर जो है वो हमारे पास 0 से लेकर जो भी आप ये यहाँ पर इतना बड़ा नंबर जो है वो देख रहे हैं, जो कि 4,294,967,295 दिया हुआ है, ये इतने सारे इंटीजर्स जो हैं 0 से लेकर आगे तक इसको वहाँ पर स्टोर कर सकता है। अगर इससे भी ऊपर जाना है आपके डेटा के अंदर तो आप बिग इंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिग इंट यूज़ करते हैं तो फिर वो वहाँ पर 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी जो है वो यूज़ करता है, इंट सिर्फ 4 बाइट यूज़ करता है। नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट जो है वो डेसिमल पॉइंट्स के लिए होता है, जहाँ पर भी हमारे पास नंबर्स हैं लेकिन उनके बीच में डेसिमल है तो हम उसको फ्लोट के अंदर स्टोर करते हैं, और ये जो है ये भी इंट की तरह 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ही लेता है। नेक्स्ट हमारा जो डेटा है वो हमारे पास है डेट। डेट जो है वो हम वहाँ पर नॉर्मली जो स्पेसिफाई करते हैं वो हमारा ईयर मंथ डेट फॉर्मेट के अंदर होता है। इसके अंदर जो हमारा ईयर होता है ये 4 डिजिट के अंदर दिया जाता है, मंथ जो है वो 2 डिजिट में दिया जाता है, और डेट भी 2 डिजिट के अंदर दी जाती है।
जो हमारे पास सपोर्टेड रेंज है इसके अंदर वो हमारे पास 1000 यानी 1000 जो हमारा ईयर था उसकी जनवरी 1 से लेकर हमारे पास जो ईयर है वो आप देख ही सकते हैं 9999 तक जाएगा और उसके 31 दिसंबर तक की हम कोई भी डेट एंटर कर सकते हैं। तो ये थे डेटा टाइप जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं MySQL में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है कॉन्स्टेंट्स। कॉमनली यूज़ किए जाने वाले जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं नॉट नल की। नाम से ही वहाँ पर काफ़ी हद तक ये डिस्क्रिप्टिव है। नॉट नल कांस्टेंट अगर आपने डाल दिया तो फिर उस कॉलम के अंदर नल वैल्यूज़ जो है वो आप एंटर नहीं कर सकते। आपको अगर मान लो कोई भी एक मिसिंग या अननोन वैल्यू है तो वहाँ पर आपको जो है कुछ ना कुछ लिखना ज़रूर पड़ेगा, नल वैल्यू वहाँ पर आप रख नहीं पाएंगे। तो ये हमारा कांस्टेंट नॉट नल हो गया। नेक्स्ट है यूनिक। ये भी अपने नाम से काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब हो रहा है। अगर आपके कॉलम के अंदर कोई भी दो वैल्यू सेम नहीं ले सकते आप तो वो यूनिक हो गया। तो अगर आपने कहीं पर भी कोई ऐसा कॉलम बनाना है जिसके अंदर आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि दो वैल्यूज सेम आए, तो वहाँ पर आप कांस्टेंट जो है वो यूनिक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफ़ॉल्ट। कई बार हमारे को कुछ चीज़ों के लिए कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लेनी होती हैं, मतलब जब तक कि हम वहाँ कोई और वैल्यू ना दें तब तक हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए कांस्टेंट है डिफ़ॉल्ट। प्राइमरी की, किसी भी कॉलम को हम वहाँ पर एक प्राइमरी की बना सकते हैं। वो प्राइमरी की हमारे लिए उस पूरी की पूरी टेबल के अंदर एक तरह से आइडेंटिफायर हो जाती है। अगर किसी भी रो को, किसी भी एक रिकॉर्ड को वहाँ पर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हम उस प्राइमरी की में जाकर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी अगर हम बात करें तो रोल नंबर। अगर एक रजिस्टर की हम बात करते हैं, उसके अंदर एक रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर किसी भी एक पर्टिकुलर रो को वहाँ पर आइडेंटिफाई करने के काम आ सकता है। अगर कोई बोलेगा कि हाँ रोल नंबर 25 जो है उसकी डिटेल्स वहाँ पर चाहिए, तो रजिस्टर में जाके 25 पे देखो जो भी उसका स्टूडेंट नेम है वो आ जाएगा। उसके आगे जो जो डिटेल्स वहाँ पर रजिस्टर के अंदर जैसे जैसे मेंटेन होंगी वो सामने हम एक ही बार में देख पाएंगे। तो ये प्राइमरी की नॉर्मली इसलिए काम करती है। दूसरी है हमारे पास फॉरेन की। फॉरेन की जो है वो एक तरह से प्राइमरी की को रेफर कर रही है, लेकिन प्राइमरी की है कहाँ पर, वो उस पर्टिकुलर रजिस्टर में, वो उस पर्टिकुलर रिलेशन में नहीं है, बल्कि किसी और टेबल के अंदर है। किसी और टेबल की जो प्राइमरी की है वो अगर हम किसी दूसरे वहाँ पर टेबल से देख रहे हैं या उसको हम कॉल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए फॉरेन की हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट का टॉपिक खत्म होता है और इसी के साथ हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसे रैप अप करते हैं। अब जरा चलते हैं MySQL के कमांड लाइन क्लाइंट पर और देखते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर बात की हैं, जो भी हम DDL DML की बात कर रहे थे कि हम टेबल क्रिएट करेंगे, हम वहाँ पर वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे, वो किस तरह से की जा सकती हैं। डेटा को किस तरह से वहाँ पर अपडेट किया जा सकता है, वहाँ पर टेबल का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन किया जा सकता है, उसके अंदर चेंज कैसे लाया जा सकता है, जो वैल्यूज़ हैं, जो एंट्रीज़ हैं, उनको हम किस तरह से वहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से रिट्रीव कर सकते हैं, और बहुत कुछ जो भी वहाँ पर MySQL के साथ में रिलेटेड है, सब कुछ आप एक एक टॉपिक करके यहाँ पर सीखेंगे। तो चलते हैं ज़रा MySQL के कमांड लाइन क्लाइंट पे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं सबसे पहले वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, तो सबसे पहले जो है वो मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा। और ऐसा ही आपके साथ भी होगा, जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो वो आपसे और पहली बार क्या, आप हर एक बार जितनी बार भी ओपन करेंगे सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको पासवर्ड जो है वो एंटर करनी होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास MySQL की कमांड लाइन आ गई है। अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर शो डेटाबेसेस कीजिए। ये जो है अगर आपने आज तक कोई भी डेटाबेस नहीं भी बनाया तब भी आपको कुछ वहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस होते हैं वो ज़रूर देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कार शोरूम, गेम शॉप ये पहले से बनाए हुए हैं, लेकिन उसके अलावा ये जो इन्फॉर्मेशन स्कीमा, परफॉर्मेंस स्कीमा ऐसे हैं, MySQL है, ये हमारे पास पहले से बने हुए आते हैं, ये आपके पास भी आएंगे। तो ये जो है ये हमारे पास कमांड शो डेटाबेसेस हमारे को सारे डेटाबेसेस जो है वो बता देती है। इसमें हम जो इंटरेस्टेड हैं हम हैं गेम शॉप में। ये गेम शॉप जो है वो मेरे पास पहले से ही क्रिएटेड है, तो यहाँ पर मैं इसको शुरू से क्रिएट नहीं कर सकता। मैंने जब पहले किसी को टीच किया होगा तो मैंने वहाँ पर गेम शॉप जो है बनाया होगा। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको जो है वो डिलीट कर देता हूँ। उसके लिए कमांड जो यूज़ होती है वो है ड्रॉप। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ड्रॉप, साथ में जो है वो लिखूँगा डेटाबेस, और उसके बाद जो भी मेरे डेटाबेस का नाम है वो। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि ये लैंग्वेज जो है ये केस सेंसिटिव नहीं है,
तो यहाँ पर मैं अपर केस में कमांड दूँ, मैं लोअर केस में कमांड दूँ, या मैं कैमल केसिंग कर दूँ। जैसे कि मैं अगर मान लो यहाँ पर इस तरह से गेम शॉप जो है वो लिख देता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जो है ये मेरे गेम शॉप डेटाबेस को यहाँ से डिलीट कर देगा। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ और आप देखेंगे कि मेरी क्वेरी जो है वो प्रोसेस हो गई बिना किसी प्रॉब्लम के। अब यहाँ पर दोबारा से मैं आपको जो है डेटाबेसेस दिखाता हूँ। अगर मान लो हम यहाँ पर शो, और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारी मेन कमांड्स होती हैं उनमें भी हमारे को कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम अपर केस में लिख रहे हैं या लोअर केस में लिख रहे हैं। ये जो है अगर मान लो मैं शो डेटाबेसेस इस तरह से लिखूंगा तब भी मेरे पास डेटाबेसेस जो है सामने आ जाएंगे। लेकिन अब आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो गेम शॉप डेटाबेस था वो डिलीट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो टेबल्स देखने वाले हैं, रिलेशंस देखने वाले हैं। तो अगर मान लो इस इंस्टेंस पे जब यहाँ पर कोई हमारे पास डेटाबेस है ही नहीं, अब यहाँ पर अगर मैं टेबल्स देखना चाहूँगा तो वो किसकी होगी, वो किसी की भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे डेटाबेस चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो भी मेरा डेटाबेस है सबसे पहले वो क्रिएट करता हूँ, जिसके लिए जो कमांड है वो है क्रिएट, और उसके बाद जो है मैं लिखूँगा यहाँ पर डेटाबेस, और इसके बाद जो है डेटाबेस का नाम जो हमारा गेम शॉप था अभी ये ही मैं दोबारा से क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं गेम शॉप लिखूँगा और एंटर करते के साथ ही वहाँ पर मेरा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मैं दोबारा से आपको शो डेटाबेसेस जो है वो दिखाऊंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा गेम शॉप जो है ये दोबारा से मेरा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है ये गेम शॉप यूज़ करना चाहता हूँ, तो हमेशा जो मेरी कमांड होगी इसके बाद वो होगी यूज़, और जो भी नाम है जैसे गेम शॉप है तो मैं यहाँ पर गेम शॉप जो है ये लूँगा, बिना यहाँ पर ये लिखे कि यूज डेटाबेस, यहाँ पर डेटाबेस का सीधा सीधा मैं नाम दे दूंगा, और एंटर करने पे आप देखेंगे कि यहाँ पर डेटाबेस जो है वहाँ पर लिखा हुआ आ गया डेटाबेस चेंज्ड। अगर मैं पहले किसी डेटाबेस पे काम कर रहा था तो वो वाला डेटाबेस चेंज हो जाएगा। अब जो मेरा करंट यहाँ पर डेटाबेस है वो है गेम शॉप। यहाँ पर अगर मान लो मैं इसे कहता हूँ शो टेबल्स, तो ये इसके अंदर जो टेबल्स हैं वो दिखाएगा। अभी हमने यहाँ पर कोई टेबल क्रिएट ही नहीं की है तो ऑब्वियस है वो हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि एक टेबल जो है वो क्रिएट हो। इनफैक्ट जो गेम शॉप मैं यहाँ पर डेटाबेस ले रहा हूँ उसके अंदर हम 2 टेबल जो है वो क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए हम बात करते हैं सिर्फ एक टेबल की। और ये है लेआउट उस टेबल का जो मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ जो है वो हमारे पास ट्यूपल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्यूपल्स हैं हमारे पास, और 5 हमारे पास एट्रीब्यूट हैं। अभी के लिए जब आप टेबल बना रहे होते हैं तो आप सिर्फ कंसर्न रहते हैं एट्रीब्यूट्स के साथ में। यहाँ पर जो मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं गेम आईडी, टाइटल, डेवलपर, मार्क प्राइस, डिस्काउंट। तो ये जो है इसे दिमाग में रखकर हम वहाँ पर जाएंगे और ये वाले एट्रीब्यूट जो है वो क्रिएट करेंगे। लेकिन MySQL पे जाने से पहले आपको यहाँ पर ये डिसाइड कर लेना है कि आप डेटा टाइप क्या चाहते हैं, क्योंकि जब भी टेबल क्रिएट होती है तो एट्रीब्यूट के साथ में आपको डेटा टाइप जो है वो देना होता है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं गेम आईडी की बात करता हूँ तो यहाँ पर 3 या 4 कैरेक्टर हैं। मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ, मैं इसको कैर 4 दे देता हूँ। लेने को हम यहाँ पर वैर कैर भी ले सकते थे क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल लेंथ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे अगर मान लो 3 कैरेक्टर हो तो एक स्पेस जो है वो वहाँ पर आ जाए। तो ठीक है, मैं यहाँ पर कैर 4 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर टाइटल की बात करते हैं। टाइटल जो है, टाइटल के अंदर वेरिएबिलिटी बहुत है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास लेटर्स जो हैं वो 6-7 लेटर्स के अंदर भी नाम है, और अगर आप देखेंगे तो 20 भी क्रॉस हो रहे होंगे। लेकिन जो मोटा मोटा अगर यहाँ पर हम आइडिया लेना चाहें तो वो ये है कि हम यहाँ पर 30 से नीचे नीचे रहना चाहते हैं। तो मैं जो है वो वैर कैर अगर 30 ले लेता हूँ तो ऐसे में मैं 30 लेटर्स तक का कोई भी टाइटल दे सकता हूँ। डेवलपर के अंदर भी मुझे आप देखेंगे कि ऐसे ही कुछ जो वर्ड्स हैं वो मिल रहे हैं जिनके अंदर वेरिएबिलिटी है। यहाँ पर लेटर्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो ऐसे में मैं यहाँ पर जो है वो वैर कैर 25 ले लेता हूँ। मार्क प्राइस और डिस्काउंट जो है इनको मैं इंट ले लूँगा। क्यों मैं इंट ले लूँगा? क्योंकि यहाँ पर जो है वो मुझे कैलकुलेशन करनी होगी। अगर मैं यहाँ पर कैर फॉर्म जो है वो यूज़ करूँगा तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बाद में नहीं हो पाएगी। तो इसे मैं इंट या फ्लोट ले सकता हूँ। फ्लोट तब जब आप डेसिमल्स के अंदर इंटरेस्टेड हो, और अदरवाइज जो है वो आपका इंट जो है वो डेटा टाइप यहाँ पर काम करेगा। तो अब चलते हैं MySQL में और यही वाली टेबल जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आप पहले इंश्योर कर लेंगे कि आप जो है वो यूज गेम शॉप कर रहे हैं या नहीं, मतलब वो वाला डेटाबेस जो भी आप जहाँ पर भी आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं उसके अंदर है या नहीं है। तो आप जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो है वो गेम शॉप के अंदर है। बट इन केस कि आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये मान लो बहुत पहले रह गई है और वहाँ पर आप बहुत सारी टेबल जो है वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो आपके पास जो तरीका होता है वो है सिलेक्ट, और इसके बाद जो है आप यहाँ पर लिखेंगे डेटाबेस,
और ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस। अब आप इसको एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप जो है वो कौन से डेटाबेस में है। तो आप इस वक्त गेम शॉप में हैं। तो ये इंश्योर करने के बाद कि हम गेम शॉप डेटाबेस के अंदर हैं, अब जरा यहाँ पर टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए आप कमांड जो है वो लेते हैं क्रिएट टेबल, उसके बाद आप टेबल का नाम देते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो परचेज बुक जो है ये इसको नाम दे रहा हूँ। इसके बाद आपने ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस के बीच में सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो देने होते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, ओपन पैरेंथेसिस देता हूँ और उसके बाद लाइन बाय लाइन जो है अलग अलग एट्रीब्यूट की हम बात करते हैं ताकि वहाँ पर कन्फ्यूजन ना आए। और आप एंटर प्रेस कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपने सेमी कॉलन नहीं दिया है। तो मैंने अभी सेमी कॉलन नहीं दिया है, तो मेरी ये जो कमांड है ये भी कॉन्टिन्यूस जो भी फैशन है उसके अंदर वो अपने आप एक के बाद एक ऐड होती चली जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चाहता हूँ गेम आईडी, तो मैं इस तरह से गेम आईडी ले लूँगा। गेम आईडी जो है उसका जो भी मैंने डेटा टाइप सिलेक्ट किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वो कैर में आए, तो मैं कैर में ले लूँगा। और कैर में कितने कैरेक्टर्स में 4 चाहता हूँ। इस तरह से मैं ये एंटर कर सकता हूँ। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है वो चाहता हूँ टाइटल। टाइटल जो है वो मैं चाहता हूँ वेर कैर में। वेर कैर इसके अंदर जो है वो हमने 30 डिसाइड किया था, तो हम 30 ले लेते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर डेवलपर, और ये भी मैं वेर कैर में ही चाहता हूँ। और इसके अंदर जो है वो 25 कैरेक्टर्स मेरे ख्याल से काफ़ी रहेंगे। हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो इसमें टेंशन लेने की हमारे को ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। यहाँ पर डेवलपर लेने के बाद हमारे पास है मार्क प्राइस। अब ये जो हमारे पास मार्क प्राइस है इसको मैं यहाँ पर इस तरह से दे देता हूँ। इसमें मैंने जो केसिंग यूज़ की है मेरी टेबल के अंदर वो ही केस मुझे सामने दिखेगा। मतलब गेम, टाइटल और डेवलपर जो हैं वो मुझे अपर केस के अंदर दिखेंगे, लेकिन मार्क प्राइस जो है जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, जो कि टाइटल केसिंग बोलते हैं, पहला लेटर जो है वो कैपिटल और बाकी सारे के सारे स्मॉल, उसके अंदर मिलने वाला है। और इसके अंदर जो मैं यहाँ डेटा टाइप चाहता हूँ वो चाहता हूँ मैं इंट, इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद जो है मैं चाहता हूँ कि मेरा डिस्काउंट जो है वो इंट इस तरह से मिल जाए मुझे। और बस मैं अभी के लिए सिर्फ 5 एट्रीब्यूट जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस क्लोज करूँगा और साथ में जो है वो यहाँ सेमी कॉलन दूंगा, और जब मैं एंटर करूँगा तो ये मेरी टेबल जो है वो वहाँ पर बन चुकी होगी। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर शो टेबल्स जो है ये कमांड देता हूँ, तो आप देखेंगे कि अब जो है वो एम्प्टी सेट नहीं रहा। टेबल्स इन गेम शॉप जो है वो हमारे पास वहाँ पर परचेज बुक आ गई है। अब अगर मान लो मैं अपनी परचेज बुक कैसी बनी है वो देखना चाहता हूँ, तो मेरे पास कमांड होती है डिस्क्राइब। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ पहले। अब जो है डिस्क्राइब, और जो भी मेरे पास यहाँ पर टेबल है यानी परचेज बुक, उसका नाम इस तरह से मैं परचेज बुक जो है वो देता हूँ इसको, और सेमी कॉलन दूंगा। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरे सामने यहाँ पर टेबल का लेआउट आ जाएगा। ये टेबल नहीं है, टेबल का लेआउट है। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो फील्ड आएगी। फील्ड के अंदर जो भी मैंने एट्रीब्यूट लिए हैं वो आएंगे, और आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी केसिंग वहाँ पर दी थी बिल्कुल उसी केसिंग के अंदर हमारे पास जो है वो फील्ड आई हैं। यहाँ पर जो भी मैंने उसका डेटा टाइप दिया था वो आ जाएगा। क्या इसके अंदर जो है वो नल वैल्यूज जो है वो स्टोर कर सकते हैं? तो यस यस यस, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। कि अभी तक हमने प्राइमरी की, फॉरेन की कोई भी यहाँ पर सेट नहीं की है, तो अभी के लिए वो ब्लैंक है। डिफ़ॉल्ट सबकी वैल्यू जो है वो अभी के लिए यहाँ पर नल है। एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर कोई भी फीचर जो है वो नहीं दिया है, तो वो वहाँ पर ब्लैंक है। अब मान लो कि हम यहाँ पर कुछ जो है वो एक्स्ट्रा फीचर्स देना चाहते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास गेम आईडी है, तो गेम आईडी को हम प्राइमरी की जो है वो बनाना चाहेंगे। मतलब हमारी जो पूरी टेबल है हम चाहेंगे कि गेम आईडी से वहाँ पर आइडेंटिफाई हो। तो उसके लिए हमारे को जो है वो अल्टर कमांड होती है। इसके अंदर जो है वो अल्टर टेबल कमांड हम यूज़ करेंगे। जो भी हमारी टेबल है उसका नाम जो है वो देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है इसका नाम है परचेज बुक, ये दी हमने। उसके बाद ये ध्यान रखना मैंने एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, आप चाहें तो प्रेस कीजिए, ये आपकी अपनी प्रेफरेंस होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद आप क्या चाहते हैं? इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ऐड प्राइमरी की, और हमारे पास जो प्राइमरी की है उसके बीच में एक स्पेस होता है, और ये जो है लैंग्वेज इसको समझती है। जब भी आप प्राइमरी पहला वर्ड लिखेंगे तो वो उसके बाद जो है वो आपको स्पेस जो है वो अलाउ कर देगी। यहाँ पर प्राइमरी की हमने ली, और ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस के बीच में आपको फील्ड देनी है, मतलब एट्रीब्यूट देना है जिसे भी आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। तो अभी के लिए जो है वो हमारे पास गेम आईडी है। इस तरह से ये मैंने सेमी कॉलन दिया, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइमरी की जो है वो क्रिएट हो चुकी होगी। अब दूसरी चीज टाइटल। टाइटल के लिए मैं चाहता हूँ कि इसमें जो नाम हो वो वहाँ पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। तो वो कैसे किया जा सकता है? उसके लिए भी मैं यहाँ पर अल्टर टेबल कमांड जो है वो यूज़ करूँगा। अल्टर टेबल,
जो भी यहाँ पर नाम है परचेज बुक। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर ऐड यूनिक, ये जो हमारा यहाँ पर कंस्ट्रेंट होगा ये यहाँ पर उसको फोर्स करेगा कि दो नाम एक जैसे ना हो। और जैसा कि आपने प्राइमरी की में किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आप ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर वो वाला एट्रीब्यूट दे देंगे जिसे आप वहाँ पर यूनिक बनाना चाहते हैं। इस तरह से मैंने सेमीकोलन दिया, एंटर प्रेस किया और ये वाली क्वेरी भी हमारी ओके हो गई। अब मान लो मैं बाद में जो है जब ये टेबल बना चुका हूं तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यार मार्क प्राइस तो मैंने ले लिया, डिस्काउंट ले लिया, लेकिन मैंने यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो लिया ही नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो भी एक एट्रीब्यूट हो। तो वो कैसे किया जा सकता है, उसके लिए भी सेम कमांड जो है वो लेंगे हम, अल्टर टेबल, और जो भी हमारे पास टेबल का नाम है परचेज बुक। और यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको बार बार लग रहा है कि ये अल्टर टेबल जो है इसको हम यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं बाद में। तो ये हो गया हमारे पास। अब अभी के लिए मैं इसको एंटर जो है वो प्रेस करता हूँ। यहाँ पर ऐड कमांड लेंगे, लेकिन ऐड के बाद में सीधा सीधा हमारा जो एट्रीब्यूट का नाम है और जो उसका डेटा टाइप है वो यहाँ पर हम दे देंगे। तो एट्रीब्यूट का नाम जो है वो अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं कि हम सेल प्राइस दे दें इस तरह से। और इसका जो डेटा टाइप है वो यहाँ पर हम ले लेते हैं फ्लोट। क्यों ले लेते हैं फ्लोट, क्योंकि जब कभी भी हम वहाँ पर जो भी हमारे इंटीजर दिए हुए हैं, जो हमने वहाँ पर मार्क प्राइस लिया है और जो हमने डिस्काउंट लिया है, जब वहाँ पर मार्क प्राइस से डिस्काउंट माइनस होगा तो हमारे पास कुछ जो वैल्यूज आएंगी वो वहाँ पर फ्लोट में आएंगी क्योंकि डेसिमल वैल्यूज होंगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको फ्लोट ले लिया है। यहाँ पर मैंने सेमीकोलन देना है और मैंने जस्ट एंटर प्रेस करना है और आप देखेंगे कि मेरी क्वेरी जो है वो ओके हो गई है। अब इसके बाद हम दोबारा से हमारी जो टेबल है उस पर चलते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्क्राइब, जो भी मेरे पास टेबल है उसका नाम है परचेज बुक। तो ये मैंने यहाँ पर परचेज बुक जो है ये ले ली और बस एंटर करते हैं। और अब आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ जो है वो नई चीज़ें आ गई हैं। क्या, जैसे गेम आईडी जो है उसके अंदर जो नल टाइप है वो आप देखेंगे कि नो हो गया है। नल वैल्यूज जो है वो हम नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि वहाँ पर की जो है वो प्राइमरी हो गई है। प्राइमरी की के अंदर आप कभी भी वहाँ पर नल वैल्यूज जो हैं वो नहीं रख सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको अभी वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि आपने कोई इंसर्ट नहीं करी है। लेकिन जब कभी भी आप यहाँ पर एक के बाद एक कुछ भी ऐड करना चाहेंगे तो वो आपको गेम आईडी को एम्प्टी नहीं छोड़ने देगा। जब भी आप वहाँ पर एक एंट्री फीड करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप टाइटल, डेवलपर, मार्क प्राइस, डिस्काउंट और सेल प्राइस में कुछ ना कुछ ऐड कर दें और गेम आईडी जो है उसको ब्लैंक छोड़ दें। तो ये हमारे पास हो गया है। दूसरा, हमने टाइटल जो है उसको लिया था, टाइटल के अंदर हमने उसको यूनिक कंस्ट्रेंट दिया था तो वो हमारा यूनिक कंस्ट्रेंट में आ गया है। उसके बाद हमने एक एडिशनल वहाँ पर एट्रीब्यूट लिया था सेल प्राइस, और वो आप देख सकते हैं कि फ्लोट हमारे डेटा टाइप में सेल प्राइस जो है वो क्रिएट हो गया है। तो अब जो है वो हमारे को जो बेसिक लेआउट है टेबल का वो भी क्रिएट करना आ गया है और उसके अंदर जो है वो कुछ कॉन्स्टेंट जो है वो देने भी आ गए हैं। डेटा टाइप तो हम वो जब हमारी टेबल क्रिएट होती है तो उसके साथ में देते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने डेटा टाइप कोई दिया और बाद में हमें लगा कि नहीं वो वाला जो डेटा टाइप है वो वहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है और हम उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। इसके लिए भी हमारे को इनिशियली जो है वो अल्टर टेबल कमांड जो है वो लेनी पड़ती है और मैंने उसको पहले से ही कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर अब जो कमांड है वो ऐड नहीं रहेगी, बल्कि अब जो है वो हो जाएगी मॉडिफाई। यहाँ पर जो भी मेरे पास पहले चीज हमने डिसाइड कर ली है उसको अगर चेंज करना है तो मॉडिफाई कमांड जो है वो काम आती है। मॉडिफाई में हम क्या करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि मुझे बाद में लगा कि हाँ डेवलपर के लिए वहाँ पर जो हमारे को 25 लेटर्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वहाँ पर जो डेवलपर है ये एट्रीब्यूट ये लूँगा, ये मैंने डेवलपर ले लिया। इसके बाद जो है मैं क्या चाहता हूँ, क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी डेटा टाइप मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर जो है वो varchar चाहता हूँ और varchar में मान लो मैं 20 जो है वो चाहता हूँ लेटर्स, तो सिंपल मैंने वहाँ पर varchar 20 लिखना है और जैसे ही सेमीकोलन देने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये अपने आप वहाँ पर मॉडिफाई हो जाएगा। अब अगर मान लो मैं आपको ये डिस्क्राइब करके दिखाऊं, यहाँ पर डिस्क्राइब कमांड जो है वो लेते हैं और जो भी हमारी टेबल है वो है हमारी परचेज बुक, और आप देख सकते हैं कि अब जो है हमारे पास ये जो डेवलपर है ये varchar 20 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने वहाँ पर मॉडिफाई कर दिया है। क्या हम सिर्फ डेटा टाइप ही मॉडिफाई कर सकते हैं? नहीं, हम वहाँ पर कंस्ट्रेंट जो होते हैं उनको भी वहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप जरा उनकी बात करते हैं। मान लो यहाँ पर जो मेरा मार्क प्राइस है, ये वाला मार्क प्राइस मैं वहाँ पर चाहता हूँ कि कभी नल ना हो, वहाँ पर हमेशा ये मेंशन्ड होना चाहिए क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ बेस्ड होगा। तो वो कैसे किया जा सकता है, सबसे पहले जो है वही अल्टर टेबल कमांड जो हमारी चल रही है वो ही हम लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडिफाई।
ये मॉडिफाई करने के बाद आपको एट्रीब्यूट का नाम देना है, तो वो मेरे पास है मार्क प्राइस। मैंने यहाँ पर जो है वो इस तरह से ले लेना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर इसका डेटा टाइप मेंशन करना है। ध्यान रखना, डेटा टाइप को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे को वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा ताकि वहाँ पर जो क्वेरी है वो ये चीज़ समझ सकें कि मार्क प्राइस जिसका डेटा टाइप इंट है उसके अंदर हम कंस्ट्रेंट को चेंज करना चाहते हैं। अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर नॉट नल, तो हम यहाँ पर नॉट नल जो है ये कंस्ट्रेंट दे देंगे। और जब हम यहाँ पर सेमी कॉलन देकर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी क्वेरी जो है वो पास हो जाएगी। अब अगर हम फिर दोबारा से चेक करना चाहते हैं तो दोबारा से हम चलते हैं हमारी टेबल में, डिस्क्राइब जो भी हमारे पास परचेज बुक है इसको करते हैं परचेज बुक। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मार्क्ड प्राइस के लिए यहाँ पर जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो नल में नो हो गया है, मतलब यहाँ पर हम इसको नल जो है वो नहीं छोड़ सकते। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मान लो हमने कोई एक वहाँ पर एट्रीब्यूट जो है वो अभी क्रिएट कर लिया और बाद में हमें लगा कि उसकी ज़रूरत नहीं है, तब हम क्या करें। तब हमारे पास जो कमांड होती है वो ड्रॉप कमांड होती है। जैसा हमने डेटाबेस के अंदर पहले यूज़ किया है, बिल्कुल वैसी ही कमांड जो है वो यहाँ पर एट्रीब्यूट के लिए भी होती है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो है हम पेस्ट करेंगे अल्टर टेबल परचेज बुक, जो हमारी कमांड चल रही है। इसके बाद जो है वो हम सिंपल ड्रॉप यहाँ पर यूज़ करेंगे और जो भी आपका वहाँ पर एट्रीब्यूट है जिसे आप ड्रॉप करना चाहते हैं, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर जो सेल प्राइस मैंने अभी बनाया था इसकी मुझे लगता है कि ज़रूरत अभी नहीं है और ये जो है वो मैं बाद में क्रिएट करूँगा कैलकुलेट करने के, तो मैं यहाँ पर सिंपल ड्रॉप सेल प्राइस करूँगा और ये वाला एट्रीब्यूट जो है वो वहाँ पर डिलीट हो जाएगा। हर बार मैं आपको यहाँ पर आउटपुट जो है वो लेकर दिखा ही रहा हूँ ताकि आप क्लियरली समझ सकें कि जो हमारा फाइनली आउटपुट है वो किस तरह से चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम फिर दोबारा से परचेज बुक जो है वो लेते हैं और ये आप देख सकते हैं कि अब जो है दोबारा से हमारे पास मार्क प्राइस है, डिस्काउंट है, लेकिन सेल प्राइस जो है वो यहाँ से जा चुका है। और बिल्कुल सेम यही ड्रॉप स्टेटमेंट जो है वो वहाँ पर अगर मान लो हम कोई प्राइमरी की जो है उसे हटाना चाहते हैं तो उसमें भी हमारी हेल्प करती है। जैसे अगर मान लो हम इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर फिर दोबारा से हमारे को अल्टर टेबल कमांड जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। अब मान लो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो मेरी प्राइमरी की है वो हट जाए, चाहता तो नहीं हूँ लेकिन आपको दिखाने के लिए अभी के लिए वहाँ पर प्राइमरी की जो है वो हटा देते हैं। ध्यान रखना, प्राइमरी की जब आप हटा रहे होंगे तो आपको एट्रीब्यूट मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। सिंपल आप लिखेंगे ड्रॉप प्राइमरी की, सेमीकोलन देंगे और बस इतना काफ़ी है। आपने वहाँ पर एक सिंगल प्राइमरी की बनाई है या फिर वहाँ पर कंपोजिट प्राइमरी की बनाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हमारी टेबल है उसकी प्राइमरी की जो है वो वहाँ से हट जाएगी। अब अगर दोबारा से हम वही डिस्क्राइब जो हम करते आ रहे हैं उस पर चलें, परचेज बुक, ये हमारे पास इस तरह से, और अब हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो गेम आईडी थी उसके अंदर कोई भी की हमारे को नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे को ये वाली की जो है वो चाहिए। तो ठीक है, हम यहाँ पर अगर चाहिए तो हम दोबारा से इसको ऐड कर लेंगे। आपको सिर्फ समझाना था कि हाँ ये काम किस तरह से होता है। अब के लिए दोबारा से हमने यहाँ पर प्राइमरी की जो है वो ऐड करनी है, एट्रीब्यूट जो है वो मेंशन करना है जो कि हमारा गेम आईडी है, सेमीकोलन देना है और एंटर प्रेस करना है और हमारी जो प्राइमरी की है वो दोबारा से क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ तक जो है वो हमारे को टेबल क्रिएशन जो है वो आ गई है, उसका लेआउट जो है वो हमने बना दिया है, लेकिन इस टेबल के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कमांड जो है वो देता हूँ, सिलेक्ट, और ये जो स्टार है ये आप इसको एवरीथिंग की तरह लीजिए। तो सिलेक्ट एवरीथिंग, जो भी हमारे पास टेबल है फ्रॉम जो हमारी परचेज बुक है, हम टेबल का नाम दे देते हैं इस तरह से, और जब हम एंटर करते हैं तो आप देखेंगे ये आया है हमारे पास एम्प्टी सेट, क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी इसके अंदर एंटर नहीं किया। तो अब यहाँ पर एंट्रीज जो है वो किस तरह से डाली जाती हैं, उसके लिए कमांड होती है इंसर्ट इनटू। जो भी आपका टेबल नेम है वो आप टेबल नेम देंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास परचेज बुक है, और इसके बाद जो है वो आपने वैल्यूज देनी होती हैं। अभी के लिए मैं एंटर कर देता हूँ ताकि हमारा कंफ्यूजन क्या होता है कि जो भी हमारी कमांड लाइन होती है उसको अगर हम वहाँ पर एंटर प्रेस कर देते हैं तो वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाती है। अगर आप जो है वो ऐसा प्रेफर नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सिंगल लाइन में भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जो कमांड है वो होती क्या है, मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ देनी होती हैं, तो मैं यहाँ पर वैल्यूज़ दूंगा और वैल्यूज़ के अंदर मेरे पास जो पहली एंट्री है मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूँ। जो हमारी पहली एंट्री है वो है FC6, फार क्राई 6, यूबीसॉफ्ट 3399 और डिस्काउंट में हमने 30% देना है। 30% नहीं देना, इनफैक्ट हम उसको 30 देंगे। तो अब यहाँ पर किस तरह से ये वाली वैल्यूज़ ली जाएंगी, सबसे पहले हमारे पास जो है वो कैर में आएगा, तो FC6 जो है वो हम इस तरह से दे देते हैं। उसके बाद हमारे को नाम देना है, इसके अंदर भी हम इसको स्ट्रिंग में देंगे। जो हमारे पास फार क्राई है इस तरह से दे देते हैं, फार क्राई 6। उसके बाद हमारे को यहाँ पर डेवलपर देना है, डेवलपर है हमारा यूबीसॉफ्ट, तो हम यहाँ पर यूबीसॉफ्ट जो है वो दे देते हैं। उसके बाद है 3399 उसका मार्क प्राइस,
और 30% है उसका डिस्काउंट। तो ये हमने सारी की सारी वैल्यूज दे दी। सेमी कॉलन के बाद हम एंटर प्रेस करते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी क्वेरी जो है वो ओके हो गई। अब इस क्वेरी के बाद में अगर मान लो मैं यहाँ पर सिलेक्ट जो भी मेरे पास टेबल है फ्रॉम, और फिर आप ध्यान रखेंगे ये हमें बार बार जो है वो चेक करना है, तो ऐसे में हम इसको जो है कॉपी पेस्ट भी करवा सकते हैं। तो ये इस तरह से लेते हैं और अब आप देखेंगे कि हमारी टेबल जो है वो एम्प्टी सेट नहीं बल्कि एक पूरी प्रॉपर टेबल बनकर आ गई है। यहाँ पर हमारे पास गेम आईडी आई है, टाइटल आया है, डेवलपर आया है, मार्क प्राइस आया है और डिस्काउंट आया है। मतलब जो हमने डिसाइड किया था हमारी टेबल का लेआउट, वैसे ही लेआउट में हमारे सामने ये वाली वैल्यूज जो हैं वो आ गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉब्लम की। अगर मान लो मैं यहाँ पर जो मेरे पास इंसर्ट इनटू परचेज बुक है, ये वाली मैं कमांड लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं वो वाली जो वैल्यूज़ हैं उनके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास जो गेम आईडी है, गेम आईडी तो मैं सही डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने मान लो एंट्री हम चेक कर लेते हैं एक बार, जो हमारे पास है वो अब हमारे पास गॉड ऑफ वॉर की है, सेंटा मोनिका स्टूडियो की है, 3599 35% है। अब यहाँ पर मैं क्या प्रॉब्लम करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर गॉड ऑफ वॉर असेंशन जो है वो इस तरह से लिया और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर इसका नाम जो है वो नाम दिया गॉड ऑफ वॉर असेंशन, गॉड ऑफ वॉर असेंशन। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर डेवलपर जो है वो देना भूल गया और मैं यहाँ पर जो है वो 3599 दे देता हूँ और इसके बाद जो है वो 35% दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा ऑर्डर में जो है प्लेस किए जाते हैं। अगर मान लो मैं इस तरह से यहाँ पर दूंगा तो ये मेरे पास एक एरर जनरेट करके दे देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो यही क्वेरी जो है इसको मैं देना चाहता हूँ और यहाँ पर मुझे ये ध्यान है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम क्या है, मैं चाहता हूँ कि डेवलपर मैं दूँ, लेकिन डेवलपर जो है उसका मैं ऑर्डर भूल गया। यहाँ पर जो है मैं मार्क प्राइस जो है वो मैं पहले दे देता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद जो है वो मैं देता हूँ सेंटा मोनिका और स्टूडियो, इस तरह से। अब मैं इसको यहाँ पर जो है इस क्वेरी को रन करता हूँ, एरर मुझे अभी भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो है वो मिसमैच है। अगर मान लो हम यहाँ पर 3599 पहले दे रहे हैं तो ये मार्क प्राइस है, लेकिन ये जो है वो एंटर कहाँ होना चाह रहा है, ये थर्ड जो हमारा कॉलम है डेवलपर, इसमें होना चाह रहा है। आपने रूल्स पढ़े होंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्डर होते हैं वो वहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती उनकी, लेकिन जब आप यहाँ पर लेआउट दे देते हैं तो आपकी वैल्यूज जब कभी भी आप इंसर्ट करेंगे तो हमेशा उसी ऑर्डर में जाएंगी। ये आपने ध्यान रखना होता है। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए मैं क्या करता हूँ, टेबल के अंदर जो भी मैंने एट्रीब्यूट्स लिए हैं वो वाले एट्रीब्यूट्स मैं इस तरह से ले लेता हूँ। गेम आईडी मैंने ले लिया, उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर टाइटल ले लिया, उसके बाद जो है मैं वहाँ पर मार्क प्राइस मेरे दिमाग में है तो मैं मार्क प्राइस जो है वो ले लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर डेवलपर ले लेता हूँ, डेवलपर। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो दे देता हूँ, डिस्काउंट। और अब जो है वो वहाँ पर जो मेरे पास वैल्यूज़ मैंने पहले एंटर की थी कॉपी करता हूँ। इसके बाद जो है वो यहाँ पर एंटर करके जो मेरी वैल्यूज़ हैं उनको मैं यहाँ पर पेस्ट करवा देता हूँ। अब ये वाली वैल्यूज़ जो हैं अब मैं एंटर करता हूँ और आप देखेंगे इस बार जो है वो मेरी क्वेरी ओके हो गई। अब यहाँ पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई जो भी मैंने वहाँ पर मिसमैच दिया था उसके बाद भी। क्यों? क्योंकि जब आप वहाँ पर एक नया सेट जो है वो मेंशन कर देते हैं तो ऐसे में आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो उसी ऑर्डर में जाती हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो भी हमारे पास सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो हमारी परचेज बुक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारी एंट्रीज जो हैं वो प्रॉपरली गई होंगी। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम चाहते थे गेम आईडी, जो हम टाइटल चाहते थे, जैसा डेवलपर चाहते थे, वो सब कुछ जो है वो अपने आप सेट हो गया है। तो 2 एंट्रीज जो हैं वो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली जो है इस टेबल में एंटर करवा दी हैं। अब जरा हम बात करते हैं थर्ड एंट्री की। थर्ड एंट्री जो है वो हमारी असैसिन क्रीड की है और हम देख ही सकते हैं यहाँ पर जो है वो यूबीसॉफ्ट उसका डेवलपर है, जो मार्क प्राइस है वो 3999 है, 20% डिस्काउंट है। अब ये वाली एंट्री के अंदर हम जो है वो नल वैल्यू एंटर करवाने की कोशिश करते हैं।
अब वो कैसे की जा सकती हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हमारे पास शुरुआत वैसी रहेगी, इंसर्ट इनटू, और जो भी हमारे पास परचेज बुक है उसका नाम हम दे देंगे यहाँ पर। ये हमारे पास परचेज बुक हो गया। इसके अंदर जो है वो हमने वैल्यूज़ डालनी है। वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास जितना हमें याद है उसमें सबसे पहले जो है वो है असैसिन क्रीड यूनिटी की गेम आईडी, उसके बाद उसका नाम। यहाँ पर जो है वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम के लिए मैं यहाँ पर असैसिन्स क्रीड नहीं कर रहा, मैं इसको अभी के लिए सिर्फ असैसिन क्रीड जो है वो कर देता हूँ और यूनिटी कर देते हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास यूबीसॉफ्ट उसका डेवलपर है, तो ये हमने यूबीसॉफ्ट ले लिया। इसके बाद जो है वो हमने 3999 उसका प्राइस है वो दे दिया, और लास्ट वैल्यू जो है उसके अंदर हम यहाँ पर नल जो है वो एंटर करवा सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर जो हमारे पास डिस्काउंट था उसमें कोई भी ऐसा नोट नल जैसा या प्राइमरी की जैसा हमने वहाँ पर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं दिया था। तो इसमें हम नल वैल्यू देते हैं और एंटर करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारी क्वेरी जो है वो वहाँ पर प्रोसेस हो गई है। अब अगर मान लो मैं आपको इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे इसका व्यू दिखाऊं, व्यू सिंपल एक इंस्टेंस पे आप टेबल में जो भी देखते हैं वो उसका व्यू होता है। तो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम जो भी हमारी टेबल है यानी परचेज बुक, ये ले लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो थर्ड एंट्री है वो भी आ गई है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो डिस्काउंट है वो आप देखेंगे कि नल आया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि टेबल जो है वो ट्यूपल्स को अपने आप वहाँ पर एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज कर रही है, और ये जो है ये मैटर नहीं करता, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ट्यूपल्स का ऑर्डर या एट्रीब्यूट्स का ऑर्डर जो है वो वहाँ पर मैटर नहीं करता है, मेन है वहाँ पर वैल्यूज़, और वैल्यूज़ जो भी आपने एंटर की हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं वहाँ पर। और बिल्कुल सेम इसी वे में मैं सारी की सारी एंट्रीज जो है वो इसके अंदर अब एंटर कर देता हूँ, क्योंकि सेम जो है उसमें रिपीटिशन में आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सीधा मैं एंट्रीज देता हूँ और उसके बाद आपको टेबल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी एंट्रीज जो हैं वो अपनी कंप्लीट कर ली हैं। अब जरा यहाँ पर वही कमांड लेते हैं अपनी, सिलेक्ट स्टार, और यहाँ पर जो हमारे पास है परचेज बुक इस तरह से, और ये हमारी टेबल जो है वो वहाँ पर मैंने क्रिएट कर दी है। इसमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने जानबूझकर गलत ली हैं, ताकि उसको जो है वो करेक्ट किस तरह से किया जा सकता है वो मैं आपको दिखा सकूँ। कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने नल ली हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनको भी हम बाद में रिप्लेस करेंगे। अभी के लिए बात करते हैं कुछ सिंपल क्वेरीज की। जैसे यहाँ पर अभी के लिए आपने सिलेक्ट स्टार जो है उस क्वेरी को आपने देखा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर पूरी टेबल नहीं चाहते और हम कोई एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट चाहते हैं तो हम क्या करें। यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कमांड के साथ में आपको वो वाला एट्रीब्यूट जो है वो मेंशन करना होगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं जो है वो गेम आईडी इस तरह से चाहता हूँ, और कौन सी टेबल में से चाहता हूँ वो मुझे बताना पड़ेगा। अब जैसे मैं परचेज बुक में से चाहता हूँ तो मैं इस तरह से परचेज बुक जो है मेंशन करूँगा, और उसके बाद जब मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास सिर्फ एक ही कॉलम आया है। जो भी मैंने यहाँ पर मांगा था सिर्फ वो कॉलम जो है वो मेरे सामने आएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा कॉलम चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कमांड लूँगा, जो भी मेरे पास वहाँ पर गेम आईडी जैसे मैंने यहाँ पर लिया था, इसके साथ में मैं चाहता हूँ मान लो टाइटल भी आए तो मैं टाइटल भी लूँगा, और उसके बाद जो है वो वहाँ पर फ्रॉम जो भी मेरे पास परचेज बुक है वो लूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास परचेज बुक आ गई, और ये मैंने एंटर किया, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो कॉलम जो हैं वो मेरे सामने आ गए हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई एक टाइटल जैसे कि एक कॉलम है, मैं टाइटल कॉलम चाहता हूँ, लेकिन मैं टाइटल का जो नाम है एट्रीब्यूट का वो टाइटल नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, इसको लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर जो टाइटल है इसको मैं यहाँ पर इसके बाद, ये आप देख सकते हैं कि मेरा कर्सर मैं यहाँ पर लेकर आ गया। यहाँ पर टाइटल के बाद जो है मैं इसको एज, और यहाँ पर मैं नेम कर देता हूँ। अब टाइटल एज नेम करने पे क्या होगा, अगर मान लो मैं यहाँ पर ये वाली क्वेरी देता हूँ इसको, तो जो भी मेरे पास यहाँ पर ये कॉलम है उस कॉलम का नाम जो है वो बदल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पर नेम दिया था तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो नेम आ गया है। तो इस तरह से जब कभी भी मैं डिस्प्ले में कोई वहाँ पर एक चीज़ चाह रहा हूँ तो उसका टाइटल क्या आए, जो एट्रीब्यूट है एट्रीब्यूट का नाम वहाँ पर क्या आए, उसको मैं इजीली वहाँ पर डिसाइड कर सकता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने वहाँ पर जो इंट लेते हुए ये बात की थी कि हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, उनसे हमारे को क्या फ़ायदा होने वाला है। जैसे अगर मान लो मैं वहाँ पर एक कॉलम जो है वो चाहता हूँ, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट, और अब मैं वहाँ पर एक नया कॉलम बनाना चाहता हूँ, और वो कॉलम मैं क्या चाहता हूँ, उस कॉलम के अंदर चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास वहाँ पर मार्क प्राइस है उसका डिस्काउंट जो है वो मुझे पता चले। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ,
इसके लिए मुझे एट्रीब्यूट का नाम पता होना चाहिए। मेरा एट्रीब्यूट का नाम जो है वो है मार्क प्राइस, तो मैं यहाँ पर मार्क प्राइस जो है वो लूँगा। मार्क प्राइस को मैं मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ किसके साथ में, जो भी मेरा डिस्काउंट है उसके साथ में, तो मैं यहाँ पर डिस्काउंट के साथ में उसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा और डिवाइड करना चाहता हूँ मैं उसको 100 से। तो ये मेरे पास इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो कॉलम है इसमें मैं हेडिंग क्या चाहता हूँ, मतलब एट्रीब्यूट का नाम क्या चाहता हूँ, तो मैं एज लूँगा और यहाँ पर जो है वो मैं लिख देता हूँ इसके अंदर डिस्काउंट में अमाउंट लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर डिस और अमाउंट इस तरह से कर देता हूँ। और कौन सी टेबल में ये चाह रहा हूँ उसको मैं फ्रॉम करके दूंगा, ये परचेज बुक में चाह रहा हूँ मैं। तो अब अगर मान लो हम इसको एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक नया कॉलम जो है वो आ गया है, डिस अमाउंट। अब ये जो डिस्काउंट अमाउंट है उसके अंदर आप देखेंगे कि मेरे पास वो वैल्यूज आ गई हैं जो डिस्काउंट परसेंटेज हटाकर हैं। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है ये जस्ट डिस्प्ले के लिए है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर अपनी टेबल में वापस जाता हूँ, मैं यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो मेरे पास परचेज बुक है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पर कोई नया कॉलम जो है वो ऐड नहीं हुआ होगा। और इसके अलावा आप एक चीज़ जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3999 जो हमारा मार्क प्राइस था उसमें हमारे पास डिस्काउंट नल जो मैंने दिया हुआ था उसके कारण हमारे पास डिस अमाउंट जो है वो हमारे पास नल आ गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने नल को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया है जैसे कि जीरो वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास डिस्काउंट नल था तो आपके पास जो आपका डिस अमाउंट है, जो डिस्काउंट का अमाउंट है, वो भी आपके सामने नल आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे जीरो की तरह ट्रीट करना और जीरो ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। नल वैल्यू जो है वो जीरो वैल्यू नहीं होती। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट क्लॉज की। डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मेरे डेवलपर हैं, डेवलपर के अंदर काफ़ी हमारे पास रिपीटिशन है। जैसे कि यूबीसॉफ्ट जो है, यूबीसॉफ्ट के हमारे पास 2 गेम हैं, 2 नहीं इनफैक्ट 3 गेम हैं। और इसी तरीके से ब्लिज़र्ड जो है या और कोई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और कोई गेम है हमारे पास। अब जैसे हमारे को ये चेक करना पड़ रहा है, अब इसमें मैक्स पेन में मैंने यहाँ पर दिया नहीं है, ये भी हमारे पास किसी ना किसी ऐसे डेवलपर की गेम थी जो कि यहाँ पर रिपीटेड है। तो कोई बात नहीं, हम जो है अगर मान लो यहाँ पर देखना चाहते हैं कि हमारे पास कितने डेवलपर हैं जो एक दूसरे से अलग हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट क्लॉज है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे को सिलेक्ट जो है ये कमांड देनी होती है। डिस्टिंक्ट क्लॉज जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं तो डिस्टिंक्ट हमारे को इस तरह से देना होगा। उसके बाद हमारे को ये जो भी एट्रीब्यूट हम चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर डेवलपर चाहते हैं तो इस तरह से हम देंगे। और डेवलपर के बाद आपको टेबल जो है वो बतानी होगी कि कौन सी टेबल में आप ये चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो हमारी परचेज बुक है, ये हमने इस तरह से लिया। और जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास यूबीसॉफ्ट, रेवन सॉफ्टवेयर, रैलिक एंटरटेनमेंट, ये आपके पास सारे के सारे आ गए हैं जो कि यूनिक हैं। यहाँ पर कोई भी रिपीटेड वैल्यू आपके पास नहीं है। तो डिस्टिंक्ट क्लॉज जो है वो वहाँ पर रिपीटेड वैल्यूज़ को वहाँ से हटा देता है। डिस्टिंक्ट क्लॉज के बाद अब हम बात करते हैं वहाँ पर वेयर क्लॉज की, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज होता है। ये किस तरह से काम करेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो सिलेक्ट, जैसे आप कमांड ले रहे हैं वो ही आपको क्वेरी में लेनी है। इसके बाद आपको जो है वो एट्रीब्यूट देना होता है कि आप कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पर चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर टाइटल चाहता हूँ, लेकिन उन टाइटल्स को चाह रहा हूँ जिनके जो मार्क प्राइस हैं वो वहाँ पर 3000 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा सिलेक्ट टाइटल। टाइटल में कहाँ से चाह रहा हूँ, वो मैं चाह रहा हूँ अपनी परचेज बुक में से। तो इस तरह से मैं यहाँ पर परचेज बुक जो है वो दूंगा। इसके बाद ये जो है ये आपने ध्यान रखना है, जो स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे पहले आपने एट्रीब्यूट बता दिया कि कौन से आप वहाँ पर टेबल में से कौन सा एट्रीब्यूट चाह रहे हैं। उसके बाद जो है रोल आता है आपके वेयर क्लॉज का। यहाँ पर आप वेयर क्लॉज जो है वो देंगे। इसमें आप क्या बताएंगे, इसमें बताएंगे कि आप कौन सी कंडीशन के साथ में वो टाइटल चाह रहे हैं। तो मैं जो है मैं चाहता हूं कि जिनके भी वहां पर जो मार्क प्राइस हैं, वेयर मार्क प्राइस इज ग्रेटर देन 3000 से ज़्यादा मार्क प्राइस वाली की जो गेम्स हैं वो मेरे सामने आ जाएं। तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा और आप देखेंगे कि जो जो मेरे पास यहाँ पर 3000 से ऊपर वाली गेम्स हैं वो मेरे सामने आ गई हैं। जैसे कि असैसिन क्रीड सबसे पहली थी, उसके बाद कंपनी ऑफ हीरोज़, डायब्लो 4। तो आप देखेंगे असैसिन क्रीड, कंपनी ऑफ हीरोज़, डायब्लो 4, फार क्राई 6 और गॉड ऑफ वॉर असेंशन जो है वो मेरे सामने आ गई हैं। तो इस तरह से हमारा वेयर क्लॉज जो है वो काम करता है। अब वेयर क्लॉज को समझने के बाद हम बात करते हैं कि बिटवीन जो है वो कैसे काम करता है। जैसे अगर मान लो हम यही चीज़ चाह रहे हैं, हम यहाँ पर जो टाइटल हैं वो चाहते हैं, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर जो है वेयर क्लॉज लेते हैं। और जो हमारे पास मार्क प्राइस है, अब जरा इसी की बात करते हैं, मार्क प्राइस।
और मार्क प्राइस जो है वो मैं चाहता हूँ कि 2000 और 3000 के बीच में जो गेम है वो मेरे सामने आ जाए। तो वो कैसे आ जाएंगी, इसके लिए मुझे बिटवीन जो है वो यूज़ करना होगा। ये जो बिटवीन है ये कहाँ से कहाँ तक मैं चाहता हूँ, बिटवीन 2000 और दूसरी जो लिमिट है वो मुझे देनी है 3000 और बस। तो ऐसे में जो मेरे पास टाइटल हैं जिनका मार्क प्राइस 2000 और 3000 के बीच में है वो मुझे यहाँ पर सामने मिल जाएंगे। अब अगर इन्हीं की वैल्यूज़ हम देखना चाहें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी हमारे पास यहाँ वार जोन है ये हमारे पास 3000 से कम है, और ऐसे ही हमारे पास जो ब्रेक पॉइंट है ये हमारे पास जो है 3000 से कम है, 2000 से ज़्यादा है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर आ गई हैं। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि वेयर कैसे काम करता है और बिटवीन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर टेबल हमारे सामने ही है, टेबल का नाम है हमारा परचेज बुक। यहाँ पर हम सीखना चाहते हैं एंड और नॉट, जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं पाइथन के अंदर, वो माई एसक्यूएल में किस तरह से काम करेंगे। मान लो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड की। अब एंड किस तरह से काम करता है, एंड वहां पर दो कंडीशंस को इकट्ठा इवेल्युएट करता है। अगर दोनों कंडीशंस वहां पर ट्रू होती हैं तब जाकर हमारे को वहां पर आउटकम मिलता है। जैसे अगर मान लो मैं यहां पर चाहता हूं उन गेम्स का नाम जो यूबीसॉफ्ट की हो और जिनके ऊपर डिस्काउंट जो है वो बिल्कुल भी ना हो, नल हो, तो वो मुझे कैसे मिल सकता है। सबसे पहले जो है वो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट मैं किसे करूंगा, सिलेक्ट मैं टाइटल को करूंगा क्योंकि मुझे नाम चाहिए। कहां से करूंगा, जो मेरे पास परचेज बुक है उसमें से करूंगा। तो परचेज बुक जो है ये मैंने यहाँ पर नाम दे दिया जो भी मेरे टेबल का था। इसमें मैं क्या चाहता हूँ, इसमें मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी। तो मुझे यहाँ पर वेयर क्लॉज जो है वो यूज करना पड़ेगा। वेयर यहाँ पर जो मेरा डेवलपर है तो यहाँ पर मैं डेवलपर जो है वो ले लेता हूँ। और हम जानते हैं कि ये लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव नहीं है तो इसे जैसे मर्जी ले सकते हैं। इसके अंदर जो है वो मुझे डेवलपर में यूबीसॉफ्ट देना होगा, तो मैं यूबीसॉफ्ट जो है वो दे देता हूँ। इसके साथ में मुझे यहाँ पर अब कंडीशन जो है वो एंड देनी है। एंड के साथ में मैंने यहाँ पर जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ इज नल। इसमें आप ध्यान रखेंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू नल नहीं लिखेंगे, डिस्काउंट इज नल लिखेंगे। जो इज और इज नॉट होते हैं वो हमारे पास ऐसे ऑपरेटर हैं जो हमारे नल के लिए यूज किए जाएंगे। तो यहां पर हम इस तरह से लेंगे, एंटर करते हैं और आप देखेंगे कि हमारे पास टाइटल में असैसिन क्रीड यूनिटी आ गया। और ऊपर जो हमारे पास यहाँ पर टेबल है उसके अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं, ये यूबीसॉफ्ट की गेम है और यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो नल है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि और कैसे काम करता है। मान लो मैं वो वाली गेम्स चाहता हूं जो ब्लिजार्ड की हो या फिर रॉकस्टार की हो, तो वो कैसे होगा। उसके लिए मुझे सेम शुरुआत जो है वो जैसे मैं सिलेक्ट ले रहा हूं बिल्कुल वैसे ही लेनी पड़ेगी। सिलेक्ट में क्या करना चाहता हूं, मुझे वहां पर नाम चाहिए तो मुझे वहां पर टाइटल जो है वो लेने पड़ेंगे। कहाँ से लेने पड़ेंगे, मुझे वहां पर परचेज बुक जो है वहां से लेने पड़ेंगे क्योंकि मेरी जो टेबल है उसका नाम परचेज बुक है। ये हो गया। उसके बाद वेयर क्लॉज यूज करूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। वहां पर मेरे पास जो डेवलपर है वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए किसके, या तो मैं चाहता हूं ब्लिजार्ड, तो यहाँ पर मैं ब्लिजार्ड जो है ये दे दूंगा। और जो भी मेरे पास ऑप्शन है उसे मैं और के बाद दूंगा। फिर से मैं यहाँ पर डेवलपर लिखूंगा, डेवलपर, और इस बार जो इक्वल है वो मैं मान लो यहाँ पर रॉकस्टार देना चाहता हूँ, तो रॉकस्टार मैं इस तरह से दे देता हूँ। तो अब हमारे पास उन गेम्स के नाम आ जाएंगे जो या तो वहां पर रॉकस्टार डेवलपर की हो या फिर वो ब्लिजार्ड की हो। तो जब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे सामने डायब्लो 4 और ग्रैंड थेफ्ट ऑटो जो है वो आ गई हैं। ये हमारे पास डायब्लो 4 जो है वो ब्लिजार्ड की है और ये हमारे पास GTA 5 जो है ये हमारे पास रॉकस्टार की है। तो ये हमारा और इस तरह से काम करता है। ये यहाँ पर दो कंडीशंस लेता है। दो कंडीशंस के अंदर जो है वो हमारे पास एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो वो हमारे सामने देगा। मतलब अब जैसे हमारे पास डेवलपर ब्लिजार्ड था तो उसने डेवलपर ब्लिजार्ड को भी वहां पर वैलिड लिया, डेवलपर रॉकस्टार था तो डेवलपर रॉकस्टार को भी वैलिड लिया। एंड के अंदर ऐसा नहीं होता। एंड के अंदर दोनों कंडीशंस जो हैं वो मैच करनी चाहिए, सिर्फ तभी हमारे को आउटपुट मिलता है। अब अगर हम ऊपर देखेंगे तो डेवलपर यूबीसॉफ्ट जो है उसकी 3 गेम्स थी लेकिन उसने 3 गेम्स नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि तीनों गेम्स के अंदर जो सेकंड कंडीशन थी वो वाली वहां पर वैलिड नहीं थी। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी कि डिस्काउंट इज नल। तो उसने क्या किया, उसने वहां पर डेवलपर जो है वो देखा कि यूबीसॉफ्ट होना चाहिए लेकिन साथ में ये देखा कि जो डिस्काउंट है वो नल भी होना चाहिए। अब जो दूसरी वाली कंडीशन थी उसमें उसने क्या देखा, दूसरी वाली जो और कंडीशन हमने ली है इसमें उसने देखा कि डेवलपर या तो ब्लिजार्ड होना चाहिए या तो रॉकस्टार। ऐसा नहीं कि हाँ डेवलपर ब्लिजार्ड भी होना चाहिए और डेवलपर रॉकस्टार भी होना चाहिए। तो एंड और के अंदर यही फर्क है।
और ये जो है ये कोई अलग चीज़ नहीं होती। आप कोई सी भी लैंग्वेज में काम करेंगे, वो आप जावा में काम करें, पाइथन में काम करें, हर लैंग्वेज के अंदर अगर आप देखेंगे एंड और जो है वो इसी तरीके से काम करते हैं। और इनफैक्ट जो नेक्स्ट हमारा वहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट, वो भी ऐसे ही काम करता है। उसको समझने के लिए ऐसा करते हैं, हम वहाँ पर फिर से वही लेते हैं सिलेक्ट, और इस बार भी मैं नाम ही ले लेता हूँ यहाँ पर। तो टाइटल ले लेते हैं, जो भी हमारे पास परचेज बुक है ये हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, परचेज बुक। और अब जो है थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ, और यहाँ पर हम कहते हैं वेयर, और यहाँ पर हम कह देते हैं कि जो हमारे पास डेवलपर है वो यूबीसॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं नॉट डेवलपर इक्वल्स जो भी हम चाहते हैं, यानी हमारा यूबीसॉफ्ट। तो यूबीसॉफ्ट जो है इसको छोड़कर हमारे पास जिस भी डेवलपर की गेम्स होंगी उनके टाइटल हमारे सामने आ जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास बाकी जो 5 गेम्स हैं वो वाली 5 गेम्स जो हैं वो हमारे सामने आ गई। और मैं आपको दोबारा से टेबल जो है वो दिखा देता हूँ, और ये आप टेबल देख सकते हैं। इस टेबल के अंदर हमारे पास टोटल 9 गेम्स हैं। इनके अंदर डेवलपर में एक जो है वो हमने नल दिया हुआ था, और क्योंकि हमने वहाँ पर डेवलपर को नल दिया हुआ था इसी कारण से वो वाली एंट्री जो है वो वैलिड नहीं मानी गई। तो जो मैक्स पेन 3 है, मैक्स पेन का नाम जो है वो ना तो इसमें है और ना ही वो यूबीसॉफ्ट की गेम है। तो उसको हटाकर बाकी हमारे पास 8 गेम्स बची। 8 गेम्स में से जो 3 गेम्स थी हमारी यूबीसॉफ्ट की थी, और यहाँ पर क्योंकि हमने वहाँ पर नॉट लगा दिया था इसके कारण जो यूबीसॉफ्ट वाली गेम्स हैं उनका नाम हमारे सामने नहीं आया। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इन और नॉट इन जो है वो कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर सिलेक्ट स्टार, यहाँ पर सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी मेरी टेबल है, टेबल हम सेम ही ले रहे हैं वहाँ पर, परचेज बुक। तो ये हमारे पास टेबल हो गई। जो गेम आईडी है, गेम आईडी के बेस पे यहाँ पर इन और नॉट इन जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास वेयर हमने क्लॉज दे दिया, उसके बाद जो है वो हम यहाँ देते हैं गेम आईडी, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इन। और अब हम यहाँ पर एक ट्रिपल पास करते हैं, और जैसा कि आप देख ही सकते हैं मैंने ट्रिपल के अंदर जो है वो कुछ गेम आईडीज जो हैं वो बनाकर दी हैं। एज ऑफ एम्पायर, एज ऑफ वंडर्स, GTA 5, COD, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, और यहाँ पर स्टारक्राफ्ट 2। मैंने कुछ गेम आईडी जो है वो दे दी है। लेकिन अगर हम अपनी टेबल में चेक करें तो इन 5 में से सिर्फ 2 आईडी जो हैं वो हमारी काम कर रही हैं। वो कौन सी हैं? एक हमारे पास CODW यानी हमारे यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, और दूसरी जो है वो हमारे पास है GTA 5 ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5। तो ये 2 जो एंट्रीज हैं बाकी जो है वो काम कर ही नहीं रही हैं, तो बाकी में से कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने इन जो है वो यूज़ किया है। तो ऐसे में हमारे पास गेम आईडी जो भी यहाँ पर हैं उनको अगर हम लाना चाहते हैं तो जस्ट हमने सिंपल एंटर प्रेस करना है, और हमारे पास सारी एंट्रीज जो हैं वो आप देख सकते हैं, जिनके अंदर भी हमारे पास GTA 5 हमारी गेम आईडी है या फिर हमारी CODW है, वो सारी एंट्रीज जो हैं वो हमारे सामने आ गई हैं। सारी एंट्रीज से मतलब हैं तो 2 ही एंट्रीज, लेकिन मेन उनके पांचों के पांचों एट्रीब्यूट जो हैं वो आ गए हैं। अब नॉट इन जो है उसको समझने के लिए भी ऐसा करते हैं, हम सेम यही जो 2 लाइन्स हैं मैं लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करवाता हूँ। जो हमारे पास फॉर्मेटिंग है उसको मैं सही कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग को सही करने के लिए मुझे यहाँ पर ये डिलीट करना होगा, और गेम आईडी जो है इसको यहाँ पर मैं नॉट इन कर देता हूँ, और केस सेंसिटिव ना होने के कारण आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी जो पहले वहाँ पर 2 गेम्स थी उनको छोड़कर बाकी की हमारी जो 7 गेम्स हैं वो सारी की सारी हमारे सामने आ गई हैं। यानी जिसमें भी गेम आईडी जो है वो वहाँ पर मैच नहीं हो रही, जो भी हमने वहाँ पर 5 ट्रिपल के अंदर गेम आईडीज दी थी, अगर वो उनमें नहीं है तो वो हमारे सामने आ गई हैं। तो इस तरह से वहाँ पर इन और नॉट इन काम करते हैं। और जैसे मैंने आपको इस जो है वो समझाया था नल के लिए काम करता है, वैसे ही इज नॉट भी काम करता है। अगर हम वहाँ पर किसी को चेक करना चाहते हैं कि कोई चीज़ है तो वो हम इससे करते हैं, और अगर हम कोई चीज़ चेक करना चाहते हैं कि वो वहाँ पर नहीं है तो इज नॉट से करते हैं। तो इस तरह से आपको जो है वो एंड, और, नॉट, इज नॉट, इन, नॉट इन, ये सारे के सारे जो भी हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं MySQL के अंदर वो आपको समझ में आ जाने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर्स जो हैं वो हम अपनी टेबल में कैसे ला सकते हैं। तो अगर मान लो मैं सारी की सारी एंट्रीज लेता हूं, उसके लिए मुझे सेम वहां पर सिलेक्ट स्टार और फ्रॉम जो भी हमारे पास टेबल है परचेज बुक, ये इस तरह से लेनी होगी। और इसके अंदर जो है वो मैं चाहता हूं ऑर्डर बाय कमांड, तो यहां पर मैं ऑर्डर बाय लिखूंगा
और सबसे पहले मान लो मैं यहाँ पर जो डेवलपर हैं उनके असेंडिंग ऑर्डर, उनका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसके अंदर सब कुछ चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है वो इस तरह से जो भी मेरा एट्रीब्यूट है डेवलपर वो दूंगा और बस, इसके अलावा मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो नल आ गया, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हमारे पास सारे के सारे जो डेवलपर हैं वो आ गए। और इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ डेवलपर के अंदर चेंज नहीं होगा, पूरी एंट्रीज में चेंज होगा। अगर आपने डेवलपर यहाँ पर ब्लिजर्ड कर दिया है तो ब्लिजर्ड की जो गेम थी हमारी डायब्लो 4 वो वहाँ पर आ गई है। इसी तरीके से रेमन सॉफ्टवेयर जो था उसकी वहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी थी तो वो हमारे पास आ गई है। ऐसा नहीं होगा कि डेवलपर जो है उसका ऑर्डर चेंज हो जाए और बाकी जो है वो वैसे के वैसे रह जाएं, क्योंकि हर एक जो हमारा एट्रीब्यूट है वो किसी एक पर्टिकुलर एंट्री को बिलोंग करता है। तो जब भी आप एक को चेंज करेंगे तो सारे के सारे अपने आप चेंज होंगे। और सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ही चेंज नहीं कर सकते हम, बल्कि हम वहाँ पर नंबर के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो किस तरह से आएगा, अगर मान लो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी Z to A जाना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। मान लो हम सेम यही वाली कमांड लेते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर जो है मैं इसको ज़रा सेट कर देता हूँ कमांड को। और जो चेंज है वो सिर्फ इतना कि मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DESC। सिर्फ इतना सा लिखने से यहाँ पर जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग हो जाएगा। मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेबल मेरे पास ऊपर आई थी उसकी एग्जैक्ट उल्टी टेबल जो है वो हमारे पास नीचे आई है। यहाँ पर हमारे पास यूबीसॉफ्ट असैसिन क्रीड जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद अच्छा एक चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, उसने डेवलपर जो है उसके अंदर वहाँ पर यूबीसॉफ्ट लिया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एंट्रीज बिल्कुल यहाँ पर उल्टी नहीं हुई हैं। यूबीसॉफ्ट तो यहाँ पर उल्टा हो गया, डेवलपर तो उल्टा हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर आप एंट्रीज देखेंगे तो असैसिन क्रीड पहले आया, फार क्राई जो है वो बाद में आया और घोस्ट रेकॉन जो है वो उसके बाद में आई। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो ऑर्डर है वो हमेशा असेंडिंग रहता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंट्रीज हैं जिनके बारे में आप मेंशन नहीं कर रहे हैं वो अपने आप को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो वहाँ पर अरेंज करेंगी। जिनको आपने वहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि आपने वहाँ पर डेवलपर बताया कि हाँ इसको आपने चेंज करना है, तो वो जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर चेंज होगा। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स जो हैं उनको देखते हैं कि वो किस तरह से चेंज होते हैं। नंबर्स को समझने के लिए मैं कॉपी पेस्ट दोबारा से कर देता हूं, लेकिन जो नीचे वाली लाइन है हमारी ऑर्डर बाई, इसको मैं हटा देता हूं। अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्डर बाई है इसे मैं करता हूं मार्क्ड प्राइस। तो ये हमारे पास मार्क्ड प्राइस जो है इस तरह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं कॉलम देता हूँ और ये सेमी कॉलम देने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर जो है वो दूंगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी हमारा प्राइस है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ पर अपने आप अरेंज हो गया और प्राइस के हिसाब से ही सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो सारी चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह से आप किसी भी एट्रीब्यूट को वहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो वहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका चेंज है ये सिर्फ व्यू में होता है, टेबल में नहीं होता। व्यू और टेबल क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो भी आप यहाँ पर आउटपुट ले रहे हैं ये जस्ट व्यू है, ये एक इंस्टेंस है वहाँ पर। अगर हम ओरिजिनल टेबल की बात करते हैं तो ओरिजिनल टेबल अगर मान लो मैं यहाँ पर सिलेक्ट जो भी हमारे पास पूरी एंट्रीज हैं, ये आपको मैं दोबारा से यहाँ पर करके दिखाऊं तो एंट्रीज आपको हमेशा उसी ऑर्डर में नजर आएंगी जहां पर आपका सबसे पहला एट्रीब्यूट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। वो हो सकता है नंबर्स हों और वो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है कि वो वहां पर कैरेक्टर्स हों और वो वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो, लेकिन हमेशा जो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर रहता है वो A to Z या हमारे नंबर्स के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसी को फॉलो किया जाता है फर्स्ट एट्रीब्यूट के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग। अगर हमारा डेटाबेस बहुत बड़ा है और हमने कोई एक एंट्री जो है वो रिट्रीव करनी है, लेकिन उस एंट्री के लिए जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम भूल गए हैं, एक तरह से हम उसे एग्जैक्टली मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ हमें हल्का सा उसका आइडिया है। अगर मान लो आप कोई भी एक नाम लेंगे, मान लो हम कहते हैं कि कोई एक अकेडमी है और हमारे को ये पता है कि हाँ अकेडमी तो है, लेकिन कौन सी अकेडमी है ये नहीं पता, तो हम उसे वहाँ पर रिट्रीव कर सकते हैं। हमें उस डिपार्टमेंट का थोड़ा सा पता है, हमें पता है कि वहाँ पर जो है वो लास्ट में जो है OS आता है, लेकिन एग्जैक्टली उस डिपार्टमेंट का क्या नाम है हमें वो नहीं पता। हमें कोई एक पर्सन है उसके नाम के बारे में भी ऐसा ही कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न है, तो हम ऐसे में सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग की हेल्प से उसको रिट्रीव कर सकते हैं। सबस्ट्रिंग जो है वो सिंपल स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट, पैटर्न मैचिंग मतलब हमारी स्ट्रिंग जो है वो मेन जो हमारे पास हम वहाँ पर मैच करना चाहते हैं उसके साथ में पैटर्न मैच कर जाए।
अब वो पैटर्न मैचिंग जो है वो कैसे होती है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। मेनली हम यहाँ पर दो कैरेक्टर्स यूज करेंगे, एक परसेंटेज साइन और एक अंडरस्कोर। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई एक सबस्ट्रिंग है और हम वहाँ पर वो जो सबस्ट्रिंग है वो कुछ ऐसे रिकॉल कर पा रहे हैं कि हमारे को शुरू के लेटर्स नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता कि वहाँ पर 0 लेटर है, वहाँ पर 1 है, वहाँ पर 2 हैं, वहाँ पर कितने हैं हमें नहीं पता। लेकिन हाँ हमें पता है कि हाँ लास्ट में तो यही वाले लेटर्स थे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ सामने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। तो हम यहाँ पर परसेंटेज के साइन के साथ में ABC जो भी आपको याद है वो आप वहाँ पर लिख देंगे। तो ऐसे में लेफ्ट में जो भी वहाँ पर कैरेक्टर्स होंगे वो यहाँ पर ये सर्च करेगा, जो भी उसके पास पॉसिबल मैच बनेगा वो आपको सारे दे देगा कि हाँ लास्ट में ABC इन 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 एंट्रीज में आ रहा है, और आप अपना चेक करके बता सकते हो कि आपको कौन सी एंट्री वहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो सर्च है वो यहाँ पर नैरो डाउन कर दी इसने। इसका उल्टा पैटर्न भी काम करता है, यानी अगर आपको शुरुआत के वहाँ पर लेटर्स पता है, शुरुआत के कैरेक्टर्स का पता है लेकिन बाद वाले कैरेक्टर्स का नहीं पता, तो आप बाद में जो है परसेंटेज साइन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बीच के लेटर्स का पता है, ये चीज़ आपकी तब भी हेल्प करेगी। आप दोनों तरफ परसेंटेज का साइन लगा दो और बीच में जो भी आपको वो सबस्ट्रिंग जो है वो हल्की सी याद है वो दे दो। तो ऐसे में वो अपने आप सर्च करके बताएगी कि आपकी सबस्ट्रिंग के साथ में कौन कौन सी एंट्रीज जो हैं वो वहाँ पर मैच कर रही हैं। तो ये तो हो गया परसेंटेज साइन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंडरस्कोर साइन की। अंडरस्कोर साइन जो है वो परसेंटेज साइन के जैसा है, लेकिन परसेंटेज साइन के अंदर आपका 0 कैरेक्टर हो सकता है, 1 हो सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अंडरस्कोर तब लगाना चाहिए हमें जब हम वहाँ पर कंफर्म हो कि सिर्फ एक लेटर जो है वो हमें याद नहीं आ रहा, बाकी सारी की सारी सबस्ट्रिंग हमें पता है। बाकी जो मैं कह रहा हूँ कि हाँ सिमिलर वे में काम करता है, वो ऐसे करता है कि अगर आपने उसे लेफ्ट में लगाया तो वो लेफ्ट में जो भी आपका एक मिसिंग कैरेक्टर है वो सारी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर दे देगा। अगर आपने वहाँ पर राइट में लगाया तो ऐसे में वो राइट के अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो दे देगा। और अगर आपने वहाँ पर दोनों तरफ लगा दिया तो ऐसे में वो एक कैरेक्टर की फ्रीडम आपको लेफ्ट में देगा और एक कैरेक्टर की फ्रीडम आपको राइट में देगा, और आपकी सारी एंट्रीज जो भी मैच कर रही होंगी इस पैटर्न के साथ में वो आपको सामने दे देगा। इसके अलावा आप कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, यानी आपको हो सकता है कि पहले ये पता हो कि एक कोई लेटर मिसिंग है लेकिन बाद में जो है वो एक से ज़्यादा, या हो सकता है एक भी नहीं, कंफ्यूजन हो। तो ऐसे में आपको जहां पक्का पता है कि एक लेटर मिसिंग है उस साइड में आप जो है वो अंडरस्कोर लगाओ, और जहां पर आपको लग रहा है कि पता नहीं 0 ही कैरेक्टर मिसिंग है या 0 से ज़्यादा हो सकते हैं तो वहां पर परसेंटेज साइन लगा लो। और ये जो है ये दोनों ऑर्डर के अंदर काम करेगा। मतलब अगर आपको पहले जो है ये कंफ्यूजन है कि हाँ वहाँ पर 0 लेटर या 0 से ज़्यादा कैरेक्टर्स जो हैं वो मिसिंग है, और लास्ट में आपको पता है कि हाँ एक कैरेक्टर पक्का पक्का मिसिंग है, तो ऐसे में आप परसेंटेज साइन को पहले लगा लो, अंडरस्कोर को बाद में लगा लो। तो ये सारे के सारे हमारे पास वे होते हैं सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग के। एग्जैक्टली ये एसक्यूएल में कैसे काम करते हैं इसको ज़रा आप प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे अगर मान लो हमें एक गेम चाहिए और हमें पता है कि उसका टाइटल जो है वो जी से है, लेकिन जी से एग्जैक्टली उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है। तो अब अगर मान लो जी से हमारे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है और हम उसकी एंट्री चाहते हैं सारी की सारी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेक्ट, और हम कोई एक पर्टिकुलर कॉलम नहीं चाह रहे, हम पूरी एंट्री चाह रहे हैं, तो ऐसे में हमें स्टार देना पड़ेगा। हमें वहाँ पर बताना पड़ेगा कि कौन सी टेबल है। हम यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं वो है हमारी परचेज बुक, तो हम परचेज बुक ले लेंगे। अब इसके बाद आपको देनी पड़ेगी कंडीशन। तो ये करने के बाद आप यहाँ पर वेयर कंडीशन देंगे। लाइन मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि लाइन आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं वहाँ पर कोड में तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज आप इसको कॉन्टिन्यूटी में लिख सकते हैं। यहाँ पर वेयर के बाद जो है वो आप क्या चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका जो टाइटल है, यहाँ पर ये टाइटल जो है हमारे पास, हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है ये, वेयर टाइटल। और इसके बाद आपको यहाँ पर कीवर्ड देना है लाइक के बाद आप कह रहे हैं कि आपको ये पता है कि वो जी से शुरू है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे आगे बढ़ रहा है वो आपको नहीं पता। तो ठीक है, आप ये जो भी हमारा जी है वो आप दे दीजिए, लेकिन जी के साथ में यहाँ पर जो है वो परसेंटेज का साइन जो है वो आपको साथ में देना है। अब ये जो है ये वहाँ पर क्या बताएगा, ये बताएगा कि हमारा जो वहाँ पर नाम है वो जी से शुरू हो रहा है। तो अब इसको हम इस तरह से सेमीकोलन देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास वो एंट्रीज आ गई जिनमें टाइटल जो है वो जी से शुरू हो रहा था।
अगर मान लो मैं यही चीज़ जो है इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि मैं टाइप करने से बच सकूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसको ज़रा सेट कर देते हैं। यहाँ पर इसको ये हमने एक्स्ट्रा जो भी वहाँ पर साइन थे वो हटा दिए। और अब यहाँ पर मुझे पता है कि उसके अंदर जो गेम आईडी है, ये मैं यहाँ पर टाइटल इस बार हटा देता हूँ, और जो गेम आईडी है, मैंने गलती से फेम आईडी कर दिया इसको, गेम आईडी जो है इस तरह से इसको लेते हैं और इसमें हम कहते हैं कि गेम आईडी उसकी है CO से मान लो शुरू है, तो हम यहाँ पर जो है वो इसको CO देंगे। साथ में हम यहाँ पर इसको परसेंटेज का साइन देंगे और ये हमने कोटेशन जो है वो यहाँ पर क्लोज कर दी, सेमी कॉलन दिया। और अब आप देखेंगे आपके पास वो गेम्स आ गई जिनकी गेम आईडी जो है उनकी शुरुआत में CO जो है वो हमारे पास था। अब हम बात करते हैं कि हमारे को इतना पता है कि जो टाइटल है, टाइटल के एंड में 3 है, लेकिन शुरुआत में क्या है वो हमारे को नहीं पता। तो ठीक है, अब अगर मान लो हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास जहाँ गेम आईडी में लास्ट में 3 होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो हमारे पास पूरी की पूरी एंट्रीज जो हैं वो आ जाएंगी। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी एंट्रीज ही आपको यहाँ पर चाहिए हो सकता है आप सिर्फ डेवलपर का नाम चाहते हो, या हो सकता है आप वहाँ पर सिर्फ मार्केट प्राइस चाहते हो उसका। तो आपको यहाँ पर स्टार देने की ज़रूरत नहीं है हमेशा। आप यहाँ पर कोई भी एक एट्रीब्यूट जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक कॉलम जो है उसको वहाँ पर क्वेरी में दे सकते हैं। जो भी टेबल का नाम है वो आपने देना ही देना है, वेयर आपने देना ही है, लाइक आपने देना है। यहाँ पर आपने ये बताना है कि आपको कौन सा एट्रीब्यूट जो है उसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है और क्या कन्फ्यूज़न है वो आपको यहाँ पर देना है, जो आपने सबस्ट्रिंग है वो देनी है। अब एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी के लिए ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं कि हमें इतना पता है कि उसके अंदर जो नाम है वो कुछ याब्लो है मान लो, ठीक है। हमें नहीं पता कि डियाब्लो है या नहीं है, लेकिन हमें पता है याब्लो है और कोई वर्जन है उसका, 3rd गेम है, 4th गेम है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। मतलब कुल मिला के हम यहाँ पर ये जो डायब्लो एंट्री है, इसको डायब्लो या डियाब्लो जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, ये जो हमारे पास एंट्री है, ये एंट्री हम रिकॉल करना चाहते हैं, लेकिन हमें जो है वो सिर्फ इतना पता है कि याब्लो है उसमें। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अब याब्लो में अगर आप कंफर्म्ड हैं कि आपका सिर्फ एक लेटर जो है वो वहाँ पर मिसिंग है, पहले तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने से ये हो जाएगा कि हमारा टाइपिंग का टाइम जो है वो बच जाएगा। इसको ज़रा मैं सेट कर देता हूँ और इसके बाद हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर क्या चाह रहे हैं। मान लो मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मेरे पास सबसे पहले एक लेटर है, तो मैं यहाँ पर एक अंडरस्कोर दूंगा। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि याब्लो है, तो मैं यहाँ पर याब्लो लिख दूंगा। और उसके बाद मुझे कन्फ्यूज़न है कि कोई ना कोई वर्जन भी है इसका। अब वो वर्जन 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब वहाँ पर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है वो डियाब्लो ही हो सिर्फ। तो ऐसे में यहाँ पर मैं इसको परसेंटेज साइन दे देता हूँ। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास वो टाइटल में सर्च करेगा, जहाँ पर भी उसको याब्लो मिलेगा बीच में, ऐसे कि आपका एक कैरेक्टर छोड़कर याब्लो हो, वो आपको सामने दे देगा। तो मैं एंटर करता हूँ और आप देख सकते हैं हमारे पास जो डियाब्लो एंट्री है वो आपके सामने आ गई है। तो इस तरह से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर के साथ में जो परसेंटेज साइन है वो। और यही चीज़ जो है अंडरस्कोर, ये हमारे पास एग्जैक्टली एक कैरेक्टर को रिकॉल करने में हमारी हेल्प करती है कहीं पर भी। अगर आपको मान लो वर्जन जो है वर्जन नहीं पता और आपको पता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर कंपनी ऑफ हीरोज़ आपकी गेम है, ये आपको पक्का है, तो आप यहाँ पर जो है इसको अभी के लिए मैं इस तरह से कर देता हूँ जैसे मैं पहले से ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो गेम आईडी को सर्च करते हैं। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, और गेम आईडी जो है इसको हम सर्च करते हैं। लाइक के अंदर जो है वो हम ऐसा कर देते हैं, जो COH है वो दे देते हैं। तो अब COH के अंदर जो है वो इसके बाद वाली चीज़ हमारे को मान लो नहीं पता, मतलब हमें नहीं पता कि COH के बाद 3 है या 2 है, लेकिन इतना पता है कि एक कैरेक्टर है। तो हम इसको इस तरह से देंगे। हम जब एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसने हमारे को जो कंपनी ऑफ हीरोज़ है वो वाली एंट्री हमारे को दे दी है। और यही चीज़ जो है उससे आप कोई भी चीज़ रिकॉल कर सकते हैं। आप वहाँ पर मान लो भूल गए कि रैलिक के बाद में एंटरटेनमेंट था या सॉफ्टवेयर था, तो आप रैलिक जो है वो लिख दीजिए, उसके बाद परसेंटेज साइन दे दीजिए।
आपको मान लो यूबीसॉफ्ट जो है वो आप भूल गए कि यूबीसॉफ्ट था या कुछ सॉफ्ट जरूर था, इतना आपको पता है। तो आप सॉफ्ट जो है वो लिख दीजिए, उससे पहले जो है एक परसेंटेज साइन दे दीजिए, जो कि यूबी को अपने आप ढूंढ के दे देगा। मान लो सेंटा मोनिका स्टूडियो है, आपको ये पता है कि हाँ कोई स्टूडियो था, शुरुआत में उसका नाम मैं भूल गया, लेकिन हाँ स्टूडियो था वो एक। तो आप जो है वो परसेंटेज साइन दे दो और बाद में आप स्टूडियो लिख दो, तो वो अपने आप उसको सर्च करेगा और आपके सामने वो जितनी भी लिस्ट होगी वो सारे के सारे रख देगा। तो आपकी सर्च जो है वो नैरो डाउन हो जाती है इससे, और आप जो है जो भी आपका रिजल्ट है वहां तक आप पहुंच सकते हैं इजीली। और बस आपके कोर्स में सिर्फ यही 2 कैरेक्टर्स हैं, एक परसेंटेज साइन और एक अंडरस्कोर साइन। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये किस तरह से काम करते हैं तो समझ लीजिए सब स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग जो है वो आपको आ गई। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं डेटा अपडेशन और डिलीशन की। जब मैंने ये टेबल क्रिएट की थी तो मैंने यहाँ पर 2 जगह आप देख ही सकते हैं नल वैल्यूज दे दी थी। इसके अलावा जो है मैंने एक इंटेंशनल मिस्टेक की थी, वो थी GTA 5 के प्राइस में। GTA 5 का प्राइस जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1499 दिया है, जबकि जो ओरिजिनल टेबल है उसके अंदर अगर आप प्राइस देखेंगे तो 3499 है। जो हमने वहाँ पर नल छोड़े थे उनके अंदर क्या क्या वैल्यूज आनी चाहिए वो आपके सामने है। अलग से वो जो हमारे पास कलर में दिख रही हैं, जो असैसिन क्रीड यूनिटी है उसके अंदर डिस्काउंट आपको 20% देना है, जो मैक्स पेन 3 है उसका डेवलपर रॉकस्टार देना है। तो आप ये आराम से देख सकते हैं। अब इसे जो है वो किस तरह से जो हमारी वहाँ पर टेबल है, जो हमने रिलेशन क्रिएट किया है उसके अंदर अपडेट करेंगे, अब बात वो करते हैं। तो उसके लिए आपको जो कमांड चाहिए वो है अपडेट। अपडेट के बाद हमेशा आप नाम देंगे जो भी आपकी टेबल का नाम है। तो यहाँ पर आपके पास जो नाम है वो है परचेज बुक, तो आपने यहाँ पर परचेज बुक दे देना है। उसके बाद आपने जो भी वैल्यू सेट करनी है उसका एट्रीब्यूट बताना है। तो आपने सेट किसे करना है इस वक्त, मान लो मैं यहाँ पर असैसिन क्रीड यूनिटी का जो डिस्काउंट है पहले वो सेट करना चाहता हूँ, तो सेट डिस्काउंट। अब सेट डिस्काउंट के बाद हमने उसकी वैल्यू देनी होती है, वो इक्वल साइन के बाद देंगे। तो डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर मुझे इंटीजर्स के अंदर अगर देना है तो मुझे यहाँ पर सिंपल उसका नंबर देना होगा और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर कैर है वहाँ पर तो हमें वहाँ पर जो है जो कोटेशन मार्क्स हैं, जो स्ट्रिंग हमारा स्ट्रक्चर होता है उसे यूज़ करना होगा। तो अब बात यह है कि हमने डिस्काउंट कितना सेट करना है। तो डिस्काउंट हमारा है 20%। तो अगर मान लो यहाँ पर ये हमारा इंटीजर हुआ तो ओके, हमने अभी चेक नहीं किया इसको। तो अगर मान लो हमारा ये इंटीजर हुआ तो ये क्वेरी हमारी ओके हो जाएगी, अदरवाइज हमारे पास एक एरर आ जाएगा और उस एरर के अंदर हमने चेंज क्या करना होगा, जस्ट 20 को चेंज करना होगा। तो या तो आप वहाँ पर जो भी आपने डोमेन्स दिए थे, जो भी डेटा टाइप दिए थे, उनको आप चेक कर लो अपडेट करने से पहले, अदरवाइज आपको जो एरर है वो समझ में आना चाहिए कि क्यों आ रहा है। अब अगर मान लो मैं सेट डिस्काउंट करता हूं तो इससे होगा क्या, इससे पूरी की पूरी टेबल जो है उसके अंदर डिस्काउंट की वैल्यू 20 जो है वो हो जाएगी। तो ये तो मैं नहीं चाहता। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पे वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी और कंडीशन जो है वो यूनिक होनी चाहिए। अब ऐसी क्या चीज है यहाँ पर इस टेबल के अंदर जो मैं यूनिकली बता सकूं, वो टाइटल भी हो सकता है, वो मेरी गेम आईडी भी हो सकती है, लेकिन वो यहाँ पर डेवलपर नहीं हो सकता, क्योंकि डेवलपर यूबीसॉफ्ट अगर आप देखेंगे तो यूबीसॉफ्ट ने वहाँ पर अलग अलग गेम्स बनाई हुई हैं। मार्क प्राइस जो है वो हो सकता है 2 के सेम हो। तो आपको हमेशा ये देखना है कि कंडीशन में आपने जो यूनिक चीज़ है वो देनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास गेम आईडी जो है वो यूनिक है। तो गेम आईडी आपकी यहाँ पर जहाँ पर ACU है, तो ये हमारे पास ACU, हम यहाँ पर गेम आईडी ले लेते हैं। तो हम उसे ये कह रहे हैं कि जहाँ पर गेम आईडी ACU है वहाँ पर डिस्काउंट जो है उसको 20 कर दो और सेमीकोलन देते हैं और क्वेरी चेक करते हैं। तो हमारी क्वेरी जो है वो पास हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमने वहाँ पर जो डेटा टाइप डिस्काउंट में दिया हुआ है वो हमारा इंटीजर्स ही है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि हमारी टेबल में क्या चेंज आया है, तो हम सिलेक्ट यहाँ पर स्टार जो है वो देंगे। स्टार के बाद हम हमारी जो टेबल का नाम है वो देंगे, यानी जो हमारी परचेज बुक है। और आप देख सकते हैं कि अब हमारा असैसिन क्रीड यूनिटी के अंदर जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर 20 हो गया है। अब इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर जो मैक्स पेन है उसके अंदर डेवलपर सेट करना। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो क्वेरी है, जो हमारे पास यहाँ पर सिंटेक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर यही हमारे पास सेम रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ,
इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और जो सेट डिस्काउंट है अब मैं यहाँ से डिस्काउंट को हटा देता हूँ। जो हमारे पास डिस्काउंट है उसकी जगह मुझे यहाँ पर डेवलपर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर डेवलपर कर देता हूँ। डेवलपर जो है वो यहाँ पर मुझे एक स्ट्रिंग के अंदर देना है, तो मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर देता हूँ। डेवलपर हमारा है रॉकस्टार, तो इसको रॉकस्टार कर देते हैं, ये हमने कर दिया इसे रॉकस्टार। और वेयर फिर से वही बात कि हमने यहाँ पर यूनिक जो भी चीज़ है वो देनी है, जो कि हमारी गेम आईडी यहाँ पर यूनिक ही है। अब किसका हमारे पास डेवलपर है, ये है हमारा मैक्स पेन 3 का, तो यहाँ पर इसको हम कर देंगे MP3। अब इसको यहाँ पर रन करते हैं, एंटर प्रेस करता हूँ और ये हमारी क्वेरी ओके हो गई है। अभी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, इसके बाद एक और चेंज हम यहाँ पर ले आते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जो नेक्स्ट हमारा चेंज है उसके लिए मैंने जो कमांड है उसे तो पेस्ट कर दिया है, नेक्स्ट चेंज लाना क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट चेंज जो है वो हमारा GTA 5 के अंदर हमने जो वैल्यू है मार्क प्राइस की वो चेंज करनी है। तो अब ये जो है ये कैसे होगी, बिल्कुल सेम वे में डिस्काउंट जो है यहाँ से हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने। और जो हमारा मार्क प्राइस है यहाँ पर, उस मार्क प्राइस को हम कर देते हैं यहाँ पर 3499 और जो गेम आईडी है हमारी वो है हमारी GTA 5। तो अब हमारे पास GTA 5 के अंदर जो ये यहाँ पर वैल्यू है 1499, ये यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो बस इसी के साथ में एंटर प्रेस करते हैं, क्वेरी हमारी ओके हो गई। अब यहाँ पर जो है फिर दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो चेंज हुआ है वो कहाँ कहाँ पर आया है। तो सिलेक्ट दिस फ्रॉम परचेज बुक, ये हमने यहाँ पर टेबल का नाम दे दिया। और अब आप देखेंगे कि हमारे पास वहाँ पर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो जो है उसके अंदर मार्क प्राइस सही हो गया है। जो हमारे पास MP3 यानी मैक्स पेन 3 है उसका डेवलपर हमारा रॉकस्टार आ गया है। जो हमने वहाँ पर असैसिन क्रीड यूनिटी ली थी उसके अंदर डिस्काउंट 20 हो गया है। यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, कन्फ्यूज़न कभी भी आपको वेयर कंडीशन के अंदर नहीं रखना है। अगर वेयर कंडीशन के अंदर आपने वहाँ पर कन्फ्यूज़न रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मान लो हम यहाँ पर मार्क प्राइस देखते हैं तो हमारे पास 4999 जो है वो कंपनी ऑफ हीरोज़ और जो डियाब्लो है इन दोनों गेम्स का हमारे पास 4999 है। तो अब अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ लेता और इसको चेंज करता तो वो दोनों को ही चेंज कर देती। ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मान लो हम यही अपडेट कमांड जो है उसी को पेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट एक के लिए सही और एक के लिए गलत हो जाएगा, 20 कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास एक का 40 है, एक का 20 है। मैं दोनों का यहाँ पर 20 आपको करके दिखाता हूँ, या फिर अगर आपको लगता है कि आप नहीं समझ पाएंगे कि चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर इसको जो है वो दोनों को 10 कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो दोनों में 10 कर देते हैं। वेयर यहाँ पर अब गेम आईडी की जगह में मार्क प्राइस जो है वो ले लेता हूँ, मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस जो है वो अब दे देते हैं यहाँ पर हम, ये भी मेरे ख्याल से इंटीजर के अंदर होगा तो इसको स्ट्रिंग से हटा देते हैं। और जो हमारे पास इंटीजर के अंदर 4999 है ये दे देते हैं। तो अब अगर मान लो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और उसके बाद आपको ये टेबल दिखाता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी हमारी टेबल है परचेज बुक, और मैं थोड़ा सा इसको नीचे भी कर देता हूँ इस तरह से ताकि आप देख सकें। तो अब जो है वो यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो कंपनी ऑफ हीरोज़ है इसके अंदर भी डिस्काउंट 10 हो गया और जो डियाब्लो है उसके अंदर भी डिस्काउंट 10 हो गया। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने वहाँ पर वेयर कंडीशन में कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट किया तो वहाँ पर टेबल के अंदर चेंज जो है वो मल्टीपल जगह जा सकता है। अगर आपने वेयर कंडीशन नहीं दी तो ऐसे में आपका पूरे का पूरा वो कॉलम जो है वो वही वैल्यू ले लेगा जो भी आप वैल्यू देंगे। अगर मान लो मैं इसको सिर्फ इतनी यहाँ पर कमांड देता, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और सिर्फ इतनी सी मैं कमांड देता हूँ। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी कमांड दे रहा हूँ बिना कंडीशन के, तो यहाँ पर मेरा पूरा कॉलम जो है वो चेंज होने वाला है। यहाँ पर मेरा पूरा कॉलम चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको फिर दोबारा से दिखाता हूँ कि हमारे टेबल के अंदर क्या चेंज आ गया है। फ्रॉम परचेज बुक, और आप देखेंगे कि यहाँ डिस्काउंट जो है वो सब में यहाँ पर 10 10 10 10 हो गया है। तो आपको यहाँ पर वेयर कंडीशन जो है वो देनी ज़रूरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे।
इसके बाद हम बात करते हैं कि हम किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पर कोई भी एक रो जो है उसको यहाँ पर डिलीट करना है, एक रो को, कॉलम को नहीं। कॉलम को हम वहाँ पर ड्रॉप करना पहले से सीख चुके हैं, हमारे को एट्रीब्यूट जो है उसको ड्रॉप करना आता है। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई एक एंट्री जो है वो मुझे यहाँ से हटानी है मान लो। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर MP3, ये जो हमारा मैक्स पेन 3 है, ये वाली एंट्री मैं हटाना चाहता हूँ, तो उसको हम कैसे हटाएंगे। अब ये डिलीट कराने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो डिलीट फ्रॉम जो है वो बताना होगा कि आप कहाँ से डिलीट करवाना चाहते हैं। तो आपको टेबल का नाम देना है, यानी हमारे पास जो परचेज बुक है ये हम यहाँ पर दे देते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपने डिलीट फ्रॉम परचेज टेबल और यहाँ पर सेमीकोलन देकर ये वाली क्वेरी जो है रन कर दी, तो आपकी सारी एंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि जो यहाँ पर स्ट्रक्चर काम करता है, जो सिंटेक्स काम करते हैं, वो सेम करते हैं हमेशा। अगर आप वेयर कंडीशन नहीं देते तो ये माना जाता है कि आप पूरे के पूरे रिलेशन, पूरी की पूरी टेबल के लिए वो वाली कमांड दे रहे हैं। अगर आप वहाँ पर जो कमांड दे रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर रो के लिए है, तो वो आपको मेंशन करनी होती है। और वो मेंशन कैसे की जाती है वो आप ऑलरेडी अब जानते ही हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर वेयर जो है वो देना होता है, और कोई भी एक यूनिक आपको वैल्यू जो है वो देनी होती है। तो यहाँ पर हम गेम आईडी जो है वो दे देते हैं, गेम आईडी। और गेम आईडी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो MP3 है, तो यहाँ पर हम ले देते हैं MP3। सेमीकोलन जो है वो देते हैं, यहाँ पर इसको रन करते हैं। सिलेक्ट करवा के मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि टेबल के अंदर यहाँ पर क्या चेंज आ गया है। तो ये हमारे पास फ्रॉम परचेज बुक जो है वो हमारी टेबल का नाम, परचेज बुक, और आप देख सकते हैं कि अब हमारी टेबल के अंदर जो है वो MP3 एंट्री नहीं है, पूरी एंट्री जो है वो डिलीट हो गई है। तो इस तरह से आप किसी भी एक पर्टिकुलर एंट्री को यहाँ पर डिलीट करवा सकते हैं, या कोई भी एक वैल्यू जो है उसको आप वहाँ पर अपडेट करवा सकते हैं। एक से ज़्यादा वैल्यू अगर आपको एक ही टाइम में अपडेट करवानी है, आप वो भी करवा सकते हैं। अपडेशन और डिलीशन आपको सिखाने के लिए मैंने वहाँ पर जो टेबल है उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो लाए थे। खास तौर पे मैंने यहाँ पर डिस्काउंट जो है उनको चेंज कर दिया था। अब जो है मैं वो चाहता था कि डिस्काउंट मेरा जो है वो अलग होता चला जाए, क्योंकि जैसा मेरी टेबल के अंदर था मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास अलग अलग डिस्काउंट्स थे, और यही डिस्काउंट्स मैं चाह रहा था कि यहाँ पर वापस आ जाएं। उसके लिए कुछ कमांड जो हैं वो मैंने यूज़ की हैं जो आपके कोर्स में नहीं है। फिर भी अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो कमांड मैंने आपको सामने दिखा ज़रूर दी हैं। जब ये कमांड दी जाती है तो ऐसे में ये कमांड पूरी की पूरी टेबल के अंदर, अगर हम वहाँ पर साइमल्टेनियस चेंज लाना चाहते हैं, एक से ज़्यादा जो है वो चेंज लाना चाहते हैं, तो ये कमांड यूज़ की जा सकती है। अब यहाँ पर जो है अगर मैं आपको परचेज बुक पूरी की पूरी दिखाऊंगा तो सिंपल एक सिंगल क्वेरी के बाद जो है मेरे सारे के सारे डिस्काउंट जो है आप देख सकते हैं कि वो चेंज हो चुके होंगे यहाँ पर। अब जो हमारे पास टेबल है वो अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गई है, जो भी यहाँ पर करेक्शंस थी वो हमने कर दी हैं। नेक्स्ट हम जो यहाँ पर सीखने वाले हैं वो है कि अगर हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट जो है वो ऐड करना चाहते हैं टेबल में, और हम चाहते हैं कि उस एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन से आ जाएं, तो उसे हम किस तरह से ला सकते हैं। व्यू में चेंज कैसे आता है ये तो हम पहले देख चुके हैं। हमने जो व्यू है, मैं आपको, अगर आप भूल गए होंगे तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। अगर मान लो हम यहाँ पर जो है सिलेक्ट कमांड देते हैं, और मान लो मैं यहाँ पर जो डिस्काउंट है उस डिस्काउंट की वैल्यू चाहता हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं डिस अमाउंट की बात कर रहा हूँ जो हम पहले कर चुके हैं। तो हमने क्या किया था, हमने वहाँ पर जो भी हमारा डिस्काउंट है उस डिस्काउंट को हमने मल्टीप्लाई किया था जो भी हमारा मार्क प्राइस है उसके साथ में, और डिवाइड कर दिया था 100 से। तो डिवाइड हमने यहाँ पर 100 से किया था। इसको हम एज जो भी नाम देना चाहते हैं, मान लो मैं यहाँ पर इसको डिस अमाउंट जो है वो देना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास डिस अमाउंट हो गया। और जो भी हमारे पास टेबल है वो टेबल तो हमारी परचेज बुक चली रही है, तो हम यहाँ पर परचेज बुक दे देंगे इसको। तो ये हमारे पास परचेज बुक हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास एक डिस अमाउंट आ गया था, लेकिन ये जो डिस अमाउंट है ये जस्ट एक व्यू है। व्यू क्या होता है, किसी भी एक इंस्टेंस पे अगर हम वहाँ पर टेबल को देख रहे हैं तो हमने उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट किया है। अब यहाँ पर ये व्यू में चेंज आया, हमारी जो ओरिजिनल रिलेशन है उसमें नहीं आया। मतलब अगर हम यहाँ पर टेबल जो है वो देखना चाहेंगे तो वो मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि यहाँ पर अगर हमारी टेबल जो परचेज बुक है, मैं एक बार पहले टाइप कर लेता हूँ, इसको देखें तो हमारे इसके अंदर कोई डिस अमाउंट नाम का कॉलम नहीं आया है।
अब बात यह है कि मैं यहाँ पर डिसअमाउंट नाम का जो कॉलम है उसे परमानेंटली ऐड करना चाहता हूँ और इन वैल्यूज के साथ में, तो मैं कैसे करूँगा? ऐसा करने के लिए मुझे पहले तो वहाँ पर DDL कमांड जो है वो यूज़ करनी होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो डेटा डेफिनेशन है, यानी जो मेरे पास जो रिलेशन है उसके अंदर चेंज लाना है, जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें चेंज लाना है, उसके बाद उसकी वैल्यू को अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम जो है पहले अल्टर टेबल कमांड जो है वो देंगे। तो हमारे पास जो अल्टर टेबल है, टेबल का जो नाम है हमारे पास वो है परचेज बुक। तो जो भी हमारा सिंटेक्स था वो हम देते हैं इस तरह से। अल्टर टेबल कमांड के बाद जो है वो आप क्या चाहते हैं इसके अंदर, वो आप चाहते हैं ऐड करवाना। क्या ऐड करवाना चाहते हैं आप? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जो है उसका नाम हम यहाँ पर डिसअमाउंट जो है वो देना चाह रहे हैं। इसका डेटा टाइप जो है वो हमारे को फ्लोट चाहिए, तो हम यहाँ पर जो है FLOAT जो है ये दे देते हैं और ये क्वेरी जो है वो रन करते हैं। तो ये हमारी क्वेरी पास हो गई। अब अगर मान लो क्वेरी हमारी पास हो गई है और इस वक्त हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी टेबल जो है वो किस तरह से दिख रही है, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो टेबल है उसके अंदर एक कॉलम तो आ गया है, लेकिन वैल्यूज़ जो हैं वो नल हैं। अब ये वाली वैल्यूज़ जो हैं उन्हें हम किस तरह से लेकर आएंगे, उसके लिए आप पहले से ही जानते हैं अपडेट कमांड। अपडेट में आपने क्या करना है, जो भी टेबल का नाम है वो देना है। तो अपडेट परचेज बुक इस तरह से आप देंगे। इसके अंदर आप वैल्यू करेंगे सेट। कौन सी वैल्यू? जो आपके पास डिस अमाउंट की वैल्यू है, तो ये आप डिस अमाउंट जो है उसको सेट करेंगे और डिस अमाउंट का जो भी आपका फार्मूला है वो आप लेंगे। आपके पास फार्मूला क्या है? वो आपके पास है डिस्काउंट। इसको आपने मल्टीप्लाई किया था मार्क प्राइस से, तो मार्क प्राइस जो है ये हम ले लेते हैं और इसको डिवाइड किया था हमने 100 से, तो ये आ गया। और आपको यहाँ पर वेयर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पूरी टेबल के अंदर ये वाला कॉलम जो है उसको चेंज करना है और जो भी हमारे पास रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं डिस्काउंट और मार्क प्राइस की, वो आपने लेनी है, वो आप कर चुके हैं। तो अब ये क्वेरी रन करते हैं और आप देखेंगे ये क्वेरी रन हो गई है। और जब क्वेरी हमारी रन हो चुकी है उसके बाद अगर मान लो हम यहाँ पर टेबल जो है अपनी देखते हैं, तो हमारे पास परचेज बुक जो है ये आप देखेंगे कि डिस अमाउंट जो है वो हमारे सारे चेंज हो गए और फ्लोट वैल्यूज़ के अंदर हम उनको आराम से देख सकते हैं। तो जो भी आपने यहाँ पर वैल्यूज़ देखी थी, जो हमारे पास जस्ट एक व्यू में आई थी, वो अब आपके पास परमानेंटली एक कॉलम बन के जो है वो आ गई हैं। और अपडेशन और डिलीशन के टॉपिक के साथ में ही हमने यहाँ पर DDL और DML में जितनी भी कमांड्स होती हैं वो सारी की सारी यूज़ करना सीख ली हैं। टेबल को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, टेबल को किस तरह से अपडेट किया जा सकता है, उसके अंदर किस तरह से एंट्रीज़ को वहाँ पर हम हटा सकते हैं, किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको मेरा मेथड पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।